सर फोन नहीं उठा रहे, देखो शायद अभी ज्वाइन करें। सर आपके सेंटर में लोग ज्यादा हैं, वहाँ पे मैंने सुना 30 लोग हैं इस्लामाबाद में। आपका म्यूट है सर, आपका, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी, अब आवाज आ रही है? अब आ रही सर, वहाँ पे सुना है 30 लोग हैं इस्लामाबाद में, और यहाँ कराची में मैंने सुना है 16 लोग हैं जो कैंडिडेट्स बहुत फर्क है, तो डबल का तकरीबन। हमें काफी ज्यादा हेक्टिक काम करना पड़ेगा। तो आपकी एग्जामिनर भी ज्यादा होंगे सर वहाँ पे हाँ। ये आपके जो कैंडिडेट्स हैं सारे अभी कराची वाले हैं? ये सर कराची है, और ये सन के हैं, और मेरे ख्याल में क्वेटा के भी लोग होंगे, शायद एक आधे दो अच्छा, होंगे। ठीक। वारिस साहब फोन नहीं उठा रहे। कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे। अच्छा सर, तब तक उन लोगों से जरा बात कर ले, कोई इंस्ट्रक्शन दे दे, कोई गाइडेंस दे दे उन लोगों को जो कैंडिडेट्स है, तो तब तक आप बात करें, फिर हम शुरू करेंगे सर। अच्छा, शाहिद अयूब साहब जो है ना, ये जो है ना, ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे भाई हैं, और उनसे हमारी काफी पुरानी दोस्ती है। We have worked together. ही इज प्रोफेसर, ही इज प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होते हैं, और टीचिंग में काफी एक्टिव होते हैं, इन्वॉल्व है इसमें, सुपरवाइजर, ही इज एग्जामिनर। और आज इंशाल्लाह उनके साथ हम जो हमारी क्लास होगी तो हम काफी कुछ सीखेंगे उनसे। तो शाहिद साहब से बात करते हैं कि वो हमें पहले जरा इन लोगों को सर आप जरा वैसे उनसे जनरल डिस्कशन कर लें, उनको गाइड कर ले किस तरह करना है, फिर हम बाद में जब आरिफ साहब ज्वाइन करेंगे तो हम शुरू करेंगे। जी शाहिद साहब। थैंक यू डॉक्टर प्रोफेसर लाल रहमान। सबसे पहले तो ये कि लाल रहमान साहब हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं एग्ज़ाम के, जिस तरह कोर्स आपके लिए अरेंज किया है, और फॉर्मेट भी तो चेंज हो गया। वो तो लाल रहमान साहब ने आपको ज़्यादा हमसे बताया होगा कि फॉर्मेट इस बार एग्ज़ाम का पेशेंट्स नहीं है, और चूँकि पेशेंट्स नहीं है तो यू हैव टू प्रिपेयर इन अदर वे, लॉन्ग केस और शॉर्ट केसेस आपकी लिस्ट होगी, उसी के बेसिस पे होगा। although this would be a new experience for examiners as well, हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे चलेगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो पॉलिसी है वो इट शुड बी सेम एज यू आर अपेयरिंग इन द एग्जाम जिसमें पेशेंट होते हैं। योर एग्जामिनेशन, आपकी हिस्ट्री टेकिंग, आपकी हिस्ट्री बेस्ड जजमेंटल डायग्नोसिस, फिर डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस जो कि आप रूटीन में करते हैं वो, फिर जस्टिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़रूरी है। यू मस्ट हैव जस्टिफिकेशन फॉर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस। फिर उनमें से अपनी फिर प्रोबेबल डायग्नोसिस, फिर प्रोबेबल डायग्नोसिस को भी जस्टिफाई करना। जस्टिफिकेशन पे आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रेस इस पे है कि आप जस्टिफाई करेंगे कि मैंने ये डायग्नोसिस की बेसिस क्या है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट प्लान, और मैनेजमेंट प्लान में सर्जिकल नॉन सर्जिकल के बाद लॉन्ग टर्म वो सारा अपना रिहेबिलिटेशन। तो ये तो मेरी थिंकिंग है जो हमारी मीटिंग में हमें मालूम हुआ, और शॉर्ट केसेस इस तरह होंगे। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट लाइक एन एग्जाम, जिस तरह पेशेंट है। बाकी आप लोगों ने तैयारी इंशाल्लाह अच्छी की होगी। लेट्स होप एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है, थोड़े से बस आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, और थोड़ा सा एग्ज़ाम में इस तरह ज़रूर वो बिहेव कीजिएगा दैट यू नो एटलीस्ट समथिंग। बहुत बातें नहीं है इसमें। जिला रहमान, कैसे कुछ चेंज है? आप क्या कहते हैं अभी? तो नहीं सर भाई, ये उस दिन तारिक साहब को भी हमने बुलाए थे, और मैं साथ साथ चाय पी भी कह सकता रहे हूँ ना? थे। बिल्कुल सर, यस। तो वो ठीक है। कह रहे थे तारिक साहब भी, और हमारी इसमें काफी मीटिंग्स भी हो गई, मैं क्योंकि फैकल्टी में भी हूँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई देयर विल बी 3 यानी टॉक्स जो है ना, वो एज इट इज हो गई सर। पहले था 15 सेशन टॉक्स जो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। और वो टॉक्स हमने बनाए थे पिछले एग्जाम की, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले वो एग्जाम सारे पोस्टपोन हो गए थे। तो वही टॉक्स से हमने 2 कॉपी बनाई, एक इस्लामाबाद भेजी है और एक यहाँ पे होगी। तो टॉक सबके स्टेशन टॉक्स दोनों जगह एक ही होगा, सेम एक ही होगा? होगा, एक सेम होगा सर।
ठीक है। और जो बाकी क्लिनिकल साइड है वो कह रहे कि 3 स्टेशन होंगे, ईच स्टेशन विल बी 20 मिनट्स, जिसमें ठीक है। के स्पाइन से होगा, एक ब्रेन से होगा, और एक केस ऐसा होगा जिसमें न्यूरो एनाटॉमी और रेडियोलॉजी भी साथ साथ डिस्कस इस बार 2 नए एडिशंस हैं कि एक न्यूरो एनाटॉमी का स्टेशन होगा और न्यूरो रेडियोलॉजी का अलग होगा। ये एक ही स्टेशन में होंगे, एक ही जगह पे होंगे। एक और स्टेशन में होगा। इसमें वही आई थिंक न्यूरो एनाटॉमी और न्यूरो रेडियोलॉजी वही चीज है जो हम लॉन्ग केस में डिस्कस करते हैं, वही चीज होगी। एमआरआई साथ दिखाया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी, उसमें मैनेजमेंट में पूछेंगे, उसमें डिफरेंशियल भी पूछेंगे, उसमें एनाटॉमिकल जो चीजें आती है सर्जिकल सर्जरी में कौन कौन स्ट्रक्चर है, तो हर चीज ये चीजें तकरीबन वही चीजें हैं। तो इसमें इंशाल्लाह दे विल हैव नो प्रॉब्लम। और मुझे ये एग्जाम कंपेरेटिवली आसान लग रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जाम, जिसमें पेशेंट सामने हो और आप एग्जामिन कर रहे हैं उनके सामने, तो काफी गलतियां होती है, बंदा डरा होता है, तो दैट इज मोर इसमें डिफिकल्ट। सबसे बड़ा फैक्टर जो पेशेंट का है ना, वो पेशेंट की कंप्लायंस होती है। इसमें तो कंप्लायंस का इशू खत्म हो गया कि जी बिल्कुल। पेशेंट कभी कंप्लायंट नहीं होता, कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। अ, अ, वो इशू भी आपको इसमें नहीं होगा। जी हमारे को सर, फिर हम वेट करें, आप ज्वाइन करें सर हमें, तो ऐसा भी हम आपको वेट कर सकते हैं। सर अभी ज्वाइन करेंगे, शुरू कर लेते हैं। अच्छा पहला केस कौन कर रहे हैं, जरा सामने आ जाए। सर मैं करेंगे सर, डॉक्टर अच्छा सनाउल्लाह साहब, ये सनाउल्लाह साहब हमारे 2 एग्जामिनर होंगे, सारे सीनियर एग्जामिनर हैं। मैं बताऊं आपको, आरिफ साहब जो है ना, वो तो हम सबकी टीचर हैं और काफी पुराने और वेल। आरिफ साहब हमारे भी एग्जामिनर रहे थे, मतलब मैंने उनको वाइवा दिया था। वो बिल्कुल, इतने तो सीनियर हमारे एग्जामिनर हैं। सॉरी, मैं कॉल अटेंड करता हूँ। ठीक है सर, आप कर सकते हैं। तो सनाउल्लाह सब इसमें इस तरह है ना कि आपने ये 2 एग्जामिनर होंगे, आपसे नंबर बाय नंबर जो भी क्वेश्चंस होंगे हम भी पूछेंगे बीच में सारे। बीच में मसूद साहब भी होंगे, तो वो भी ज्वाइन करेंगे फ्रॉम यूके। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। इसको अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें आजकल जो डिस्कशन होती है, इसको आप लोग इसी ले लें, इसमें अपने ऊपर बोझ न करें कि भाई जो है ना मैं क्यों लॉन्ग केस करूं और पता नहीं क्या हो, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे गलतियां करेंगे तो आपकी गलतियां जो है ना पॉइंट आउट हो जाएंगी, और वहां पे फिर आप कल गलतियां नहीं करेंगे। जी सर। तो इसमें आपके साथ जो भी हो, आपका लॉन्ग केस अभी फेल हो जाए, पास हो जाए, डजंट मैटर। इसके लिए आप बिल्कुल आप लोग माइंड न करें कि भैया मेरा तो खराब हो गया, उधर मैं क्या करूंगा। नो, यहाँ पे जितनी गलतियां आप करेंगे, आप करें गलती, ताकि आपकी गलतियों का जो है ना उसको हम ठीक कर लें, और कल आप वही गलती न करें जो आप आज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव ले लें, और ये ठीक है सर। कभी आप डिप्रेशन में ना जाए कि भाई कल गफार सर ने मुझे फेल किया तो भाई क्या होगा। नो यार, कुछ नहीं होता। सही तो सर। ये चीज जरा वो कर ले, इसको बिल्कुल, इसको आप इजी ले ले, पॉजिटिव ले ले, और इसको एक ऑनर समझ के यार मैं जो है ना घर में बैठा हूँ और मैं एग्जामिनर के साथ मेरी डिस्कशन हो रही है। मेरे ख्याल इसको बिल्कुल अच्छी तरह लेनी सही। डॉक्टर तैमूर कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं डॉक्टर तैमूर? चाहिए। तैमूर साहब आप कुछ पूछ रहे, बोले, आरिफ साहब तक हम डिस्कशन करेंगे बस। जी डॉक्टर तैमूर। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं पूछना। अच्छा, आपने रेज हैंड किया हो ना, तो उसको नहीं, वो शायद गलती से हो गया। अच्छा डॉक्टर सजाद दाउड़, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप सामने पूछ लें, जी आप सर। आ जाए सामने पूछे। और डॉक्टर मसूद भी अस्सलाम सर वालेकुम हमारे सर। साथ हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हमारे 2 स्टेशन है, न्यूरो रेडियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी के हैं, ये सर एनाटॉमी का हमारे पास मॉडल होगा, मॉडल में हमें बताना होगा या कुछ नहीं डायरेक्ट पूछेंगे किस तरह, मतलब ये स्टेशन किस तरह होगा? यानी इस तरह लैपटॉप पे होगा, सामने आपको पिक्चर दिखाए जाएंगे, और जिस तरह यहाँ पे होते हैं उसमें डिस्कशन होगी। वो मॉडल नहीं होंगे, इसमें पिक्चर्स होंगे, एमआरआई के, एंजियोग्राम की, सीटी स्कैन किस किस्म की चीजें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें इंशाल्लाह ये वो इस तरह होगा जिस तरह हम ये सामने आप लोगों की लॉन्ग केस शॉर्ट केस हो रहा है, सर जस्ट लाइक दैट। सर अगर एक ये 2 सेशन इसके इस तरह हो कि हमें मतलब कि जिस तरह के एग्जाम में हमें असेस किया जाएगा न्यूरो रेडियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी में, तो अगर ये एक सेशन हो जाए तक हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हम वही हाउ है ना, विल। ये जो हम कर रहे हैं वही सेशन है ना, 20 मिनट्स का, हम कल भी किया, परसों भी किया, और शुरू में तो ज्यादा था, लेकिन ये यही सेशन है। इसमें एनाटॉमी बीच में पूछी जा रही है, आप देख रहे हैं ना। इसमें जो सर्जिकल अप्रोच आपका है, दैट इज एनाटॉमी। जो आपसे एमआरआई एक्सरे पे जो डिस्कशन होती है कि फ्लाई ये क्या चीज है, ये क्या है, और तो ये दिस इज योर रेडियोलॉजी, यही चीजें हैं। ओके, थैंक यू सर।
अगर किसी ने पूछना है तो शायद साहब हैं सामने, उनसे जरा पूछ ले आप। तो आज के 3 केसेस हैं सर। पहला केस डॉक्टर सनाउल्लाह करेंगे, एक्यूज हैं। सेकंड केस डॉक्टर पीर असद करेंगे, ही इज फ्रॉम हैदराबाद। और थर्ड केस डॉक्टर मुमताज करेंगे, जो हमारे पास जेपीएमसी से हैं। अच्छा जी, सॉरी, क्या अच्छा आप में से अभी कितने कैंडिडेट इस्लामाबाद आ रहे हैं? जो पेशावर के लड़के हैं, पेशावर के कितने लोग हैं? जी जी सर मैं आ रहा हूँ। आप भी बता दें, सबके नाम बता दें। सजादुल्ला दाऊद। आप काउंट बता दें ना, कितने हैं काउंट जो हमारे पास अभी सब मीटिंग में हैं और वो जाएंगे इस्लामाबाद। मंसूर अहमद। और भाई इसको, ये जो मीटिंग है ना, इसको बिल्कुल आप इजी ले लें। आप लोग एक और चीज मैं बताऊं, इसको बिल्कुल इजी ले लें, और इंशाल्लाह जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आप वाइवे की 2-3 घंटे के बाद यू विल बी कंसल्टेंट। तो बिल्कुल इसको तो एक होप के साथ जाएंगे एग्जाम में कि भाई इंशाल्लाह हम पास हो जाएंगे। बिल्कुल कोई डिप्रेशन नहीं। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस बेस्ड होना चाहिए नॉलेज पे। बस ये होना चाहिए कि बगैर नॉलेज के कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो डेंजरस हो जाता है, बिल्कुल। यस। ये फारूक, आप देखिए, सर ने ज्वाइन तो नहीं किया, आरिफ सर ने। डॉक्टर लाल, एक बात पूछनी है आपसे। जी जी सर। जी, मुझे बताइए कि लॉन्ग केस 1 घंटे का होगा, इसके बाद फिर न्यूरोएनाटमी और न्यूरोरेडियोलॉजी सेशन होगा। नहीं, 20 मिनट्स की, ओनली 20 मिनट्स। टोटल 1 घंटे का होगा, व्हिच इंक्लूड्स लॉन्ग 3 केसेस, 3 स्टेशन होंगे, 3 स्टेशन होंगे और 1 स्टेशन 20 मिनट्स होगा। अच्छा, आरिफ साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपकी सर आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है यार, नजदीक ही रखा हुआ है। आवाज सर कम आ रही जरा माइक के साथ। अच्छा, मैं देखता हूँ इसका क्या तरीका है, कुछ कोई सही है, अभी सही है। आप जरा करीब हो जाए माइक की, तो जो सही है। ठीक है। सही, अब आपकी आवाज आ रही है। वॉल्यूम अब फुल आ कर रही, दिया ना, आवाज आएगी। अभी आ रहे सर। अच्छा, आरिफ साहब जो है ना, ये हमारे जिस सर बताया हमने, ये हमारे टीचर हैं, सीनियर एग्जामिनर हैं। और जितने भी यानी आजकल आपको एग्जामिनर नजर आते हैं, तो सब ने आरिफ साहब के सामने एग्जाम दिया होगा जरूर। तो उनका यहाँ पे मौजूद होना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, उससे हम काफी कुछ सीखेंगे। ही वाज प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी रावलपिंडी में, जो न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट है, अभी रिटायर हैं। और अभी भी एक्टिव हैं। टीचिंग कॉलेज की जितने एक्टिविटीज हैं, एग्जाम्स में, बाकी जितने मीटिंग्स होते हैं और एग्जाम बनाने में, सब में वो माशाल्लाह एक्टिवली इन्वॉल्व है। टुडे वी विल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम सर आरिफ साहब। तो सर हम स्टार्ट कर लें सर? जी जी, शुरू अब आपका वेट कर रहे थे। ठीक है, सनाउल्लाह आप सामने आ जाए सर। ये डॉक्टर सनाउल्लाह ही फ्रॉम आगा खान। तो वो हमें लॉन्ग केस का, और ये दिस विल बी सर 20 मिनट्स का होगा, जिसमें हमने हिस्ट्री भी 5 मिनट में और 5 मिनट एग्जामिनेशन, बाकी 10 मिनट की डिस्कशन होगी। फारूक, आप उनको बता दें जो सिनेरियो है। जी सर। So this is the scenario. आप ये माइक, फारूक आप ये मास्क हटाएं ताकि आपकी आवाज सही हो जाए। So this is the first scenario. 45-year-old male patient presented to us with backache and progressive lower limbs weakness. So this is the scenario for you. Backache is for 6 months and progressive lower limbs weakness is for 3 months. First of all, I will greet the patient. I will introduce myself and will make sure that the patient is comfortable. अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर फारूक से कि भाई जो भी उसको एज ए पेशेंट ले, उससे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। I will take consent for the clinical history and examination. I will then proceed to inquire further details about the presenting complaint. So regarding backache, can you please tell me how long have you been suffering from this backache? It's for 6 months. And where it is in the back specifically? It's in the dorsal region, lumbar region, or in the lower lumbar region? It's in the dorsal region. Can you please tell me how it all started?
whether it's gradual or sudden onset? It was gradual. And what was the characteristic of the pain? It's a chronic pain and continuous pain. And how severe what is it? Is it It's mild, moderate. moderate, or severe? It's moderate. Okay. And talking about the severity, if we score from 0 with no head pain, and 10 maximum severity, so how do you rate your pain? It will be around 5 or 6. Okay. And is it continuous or intermittent? It's continuous. Okay. Does it radiate to anybody anywhere in the body? Yes, it do radiate around the chest. And does it radiate down to the lower extremities? Not as much. Okay. So is there any numbness around the torso which you're talking about? There are sensitive changes, but the weakness is more. Okay. So the pain, what is the nature of the pain on recumbency and what any pain aggravation in the specific time of the day? No, there is no aggravation with the timing, but there is aggravation with the movements. Is there any abnormal involuntary movement in the lower extremities or fasciculations? No, What about the bowel and bladder? Is it they are continent or normal. incontinent? They are normal. Okay. Is there any history of trauma, any steroids or smoking history? No, there is no history of trauma, but I am a driver. Thank you very much. So regarding the progressive lower limb weakness, so how does it all started? Sorry, How you're does talking it about the start lower in the limb lower limb? weakness. Yes. Okay, it started suddenly, but it is progressing. And which limb was affected first? Both simultaneously. Was it that the right limb affected first, or the left No, limb I affected couldn't first? recall it, but maybe the right one started before the left one. Okay, whether it's the distal area affected first or the proximal area affected No, it's first? the whole limb. It's the whole limb. Okay. And how much is the weakness? Can you lift your? Can you walk comfortably? I can work with the support. As you told me that you are a driver by profession, so can you carry out your daily activities regularly? I have limitation now because of the backache and the weakness, but still I can do my work with the support, with little support. Is the weakness progressive over the past few Yes, weakness months? is progressive. It is, to me, it looks that it's progressive and increasing over the last 3 months. And you now started walking with aid or with stick? Yes, I am taking the stick, and I can walk with the stick. Okay. So, is there any symptoms in your upper extremities, No, like weakness or? no. Okay. Is there any aggravating or relieving factors in your lower limb weakness? Like, some time today the weakness or the pain increases or decreases? आपके डॉक्टर साहब आपका टाइम पूरा हो गया हिस्ट्री का, तो अभी एग्जामिनर के सामने आप हैं सर। हिस्ट्री बेस पे अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं उनसे। लाल रहमान, एक मेरा ऑब्जर्वेशन थी कि जो रोल प्लेयर है, सर आपकी आवाज कम आई, सॉरी। Is he supposed to be a doctor or a layman? सर उसमें वहाँ पे तो कोई डॉक्टर कोई नहीं होगा, तो हमने सिर्फ अपनी तरफ से ये जो डॉक्टर सामने बिठाए हम ना, ताकि उसकी आसानी हो जाए, तो वो खुद भी पूछ सकते, एग्जामिनर से पूछ सकते कि ये चीज इसमें है कि नहीं है, मैं ये चीज देखूंगा इसमें। नहीं, तो अभी तक एक इसका ये भी मॉडल होता है ना कि आप एक ले पर्सन को बिठा देते हैं कि जो रोल प्लेयर होता है, मॉडल रोल प्लेयर पेशेंट होता है, पेशेंट नहीं होता, लेकिन असल में सर उन्होंने ये कोविड की वजह से इस तरह, अगर इस तरह फिर हम पेशेंट भी तो ठीक है, मतलब अब बेशक वो कोई डॉक्टर हो, कोई वन ऑफ द एग्जामिनर्स हो, कोई भी हो, वो बंदा बैठ सकता है ना। मेरे ख्याल में एग्जामिनर हो तो दैट विल बी गुड सर। चलें, ठीक है। तो वहाँ पे आई डोंट नो कि तारिक साहब से डिस्कस करना। एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन होनी है कैंडिडेट की या डॉक्टर्स की, वो उसकी अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए।
यस अगर हम उसको मेडिकल टर्म में पूछते हैं कि जी ये आपका डॉर्सल स्पाइन है या लंबर स्पाइन है या वो, फिर वो डिफरेंट हो जाता है ना। यस सर यस देखो ये आप जो भी हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके नज़दीक होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सर ये थोड़ा सा उससे दूर हो गया। यस और दूसरा ये कि ये अब अगर इस तरह से करेंगे तो 20 मिनट्स विल बी टू शॉर्ट ए टाइम। यस ये उसका या तो ये है कि आप जो भी फाइंडिंग है पहले ही बता दें, और उसके बाद अगर उसकी गुंजाइश हो कोई और एडिशनल इंक्वायरी की तो पूछ ले, लेकिन आप मोस्टली फाइंडिंग को खुद पहले बता दें ताकि जो हमारा टाइम हो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन की, मैनेजमेंट Yes. की इंटरप्रिटेशन पे और आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग पे और उन चीज़ों पे हो। सही ठीक है सर, इसकी जरा बात करेंगे, डिस्कशन होगी इसमें। बाकी सर इसमें अगर आपने कुछ पूछ रहे हैं तो जी सर बिल्कुल सर ने जो बात की मैंने भी यही नोट की कि जो लैंग्वेज थी जो पेशेंट से आप इंटरोगेट कर रहे हैं वो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज थी, और ये आपकी लैंग्वेज बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह मरीज से आप रूटीन में पूछते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क कि आपने पेन को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है कि पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने रेडिएशन का पूछा है, लेकिन आपने एक्यूट में भी पूछा है आपने कि एक्यूट है प्रोग्रेसिव है, ड्यूरेशन ऑफ पेन पे आपने नहीं स्ट्रेस किया, और किस टाइम पे स्पेशली पेन आपने वो वहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज़ किया बेसिकली आपने वो रिकम्बेंसी वाला। तो ये थोड़ा सा आपके मरीज की लैंग्वेज में उससे पूछिएगा कि किस वक्त उसको पेन होता है, ये सिग्निफिकेंट है खासकर इसकी सिनेरियो के हिसाब से। एक और चीज़ जो पूछने वाली है वो लीडिंग क्वेश्चन ही होगा कि स्टिफनेस ऑफ द लेग्स, कि टांगों में खिंचाव है या नहीं। तो दैट विल गिव अस एन आइडिया कि भी अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन है। तो सर कैन वी आस्क हिम कि भाई अब जो हिस्ट्री उसने ली इसकी बेस्ट उसकी डायग्नोसिस क्या बनती है, ताकि हम उसकी जरा एग्जाम वाइज अब इसे पूछ लिया कि भाई इसके स्टिफनेस है कि नहीं है। अगर स्टिफनेस होगी तो आपकी डायग्नोसिस चली जाएगी लोअर अपर मोटर की साइड पे, और फिर वो सारा आपका थोरेसिक लेवल पे चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम लाल अमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद जी साहब, कैसे हैं? मैं थोड़ा इसको आगे फॉरवर्ड करूं फिर। जी जी बिल्कुल। हाँ तो कैंडिडेट साहब, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। तो आपकी क्या आपके बनती है प्रोविजनल अभी इस हिस्ट्री पे? अच्छा मसूद साहब सॉरी, ये हमारे साथ आज जो है ना शायद अयूब साहब हैं और आरिफ मलिक साहब जी हैं, मैंने देख बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सर आरिफ साहब तो हमारे भी एग्जामिनर हैं जैसे शाहिद साहब ने कहा, और ये शाहिद साहब और ये हमीदुल्लाह साहब, ये सारे हम लोग एक ही टाइम के वो हैं FCPS वाले। तो सर जो मसूद साहब हैं सर, ये इज इन यूके वहाँ पे कंसल्टेंट हैं परमानेंट, और हमारे साथ हमारे एक रेगुलर मेंबर हैं। तो बल्कि उनको हमने इंटरनल एग्जामिनर लिया हुआ है ना, क्योंकि वो बिल्कुल इन्वॉल्व है हमारे साथ शुरू से। जी सर आप कुछ मसूद साहब क्या कह रहे थे आप? सॉरी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इनकी जो हिस्ट्री ली है इन पे क्या इनकी प्रोविजनल डायग्नोसिस बन रही है अभी? So based on the history, sir, I will localize my lesion up to the dorsal spine. अच्छा, और ये तो हो गई आपके एनाटॉमिकल, और पैथोलॉजिकली आप क्या समझते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? So pathologically, it can be either an extradural lesion, it can be an intradural extramural lesion affecting the dorsal spine. अच्छा, तो अगर एक्स्ट्राड्यूरल लीजन है तो क्या हो सकता है फिर? So it's an extradural lesion, as he is a 45-year-old male, so it can either be a thoracic disc, it can be the NETs, it can either be any as there's no history of trauma, so I'll put either the thoracic disc or NETs or any new thoracic lesion. अच्छा तो ठीक है, मैं डॉक्टर शाहिद साहब और डॉक्टर आरिफ साहब के ऊपर छोड़ता हूँ कि इनको कोई क्वेश्चन है तो करें, वरना फिर एग्जामिनेशन कर लें। एग्जामिनेशन सब प्रोसीड करें चलें। इसमें सर ये कुछ कि वही एग्जामिनेशन पे क्या क्या देखना चाहेगा इस मरीज में और क्यों देखेगा, तो उस बेस पे हम उसको फाइंडिंग बता देंगे कि ये फाइंडिंग आखिर में हम बता देंगे कि ये इसकी फाइंडिंग्स हैं, फिर डिस्कशन होगी।
ऑब्वियसली जो लिम्स में टोन से लेके और मसल पावर एंड बल्क ऑफ द मसल्स, उसके बाद डीप पेंडेंट रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस एंड सेंसरी सिस्टम का एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें मस्ट हैं। सर वो कैंडिडेट को हम मौका देंगे कि वो बताए कि क्या करना चाहता है। हाँ जी जी बिल्कुल सही है। हाँ तो बताएं भाई, आप बताएं क्या एग्जामिनेशन करना है, आप प्रोसीड फॉर द एग्जामिनेशन। Sir, so in the examination, I'll first look for the lower limb examination of the lower limb, the first inspection, and then with the then palpation of the then examination like bulk, tone, power, reflexes. I'll check for the planters. I'll check for the clonus also. I'll check both the front of the legs and the back of the legs. I'll also go for the digital rectal examination. I'll also go for the abdominal reflex and the sensory examination from both the front and the back, and the local examination on the local exam of the back. So this is the target exam that I would like to do. तो लोकल एग्जामिनेशन ऑफ बैक में क्या करेंगे आप? So local exam में I would like to see whether is there any tenderness or whether there is any sign of deformity. और बेटा पहले आपको इंस्पेक्शन से नहीं शुरू करते हो? जी सर, जब बैक एग्जामिनेशन करेंगे इंस्पेक्शन में आपको गिब्बस देखेंगे, कोई वहाँ पे डिफॉर्मिटी देखेंगे, फिर आगे चलेंगे ना। जी सर। टेंडरनेस तो बाद में आएगी। जी सर। ये आप जिस तरह आप इसको मेथोडिकली क्यों नहीं बताते हैं कि ऑन इंस्पेक्शन ऑफ अपर लिम्ब में ये मैं एग्जामिन करूंगा, मैं पैल्पेशन में ये एग्जामिन करूंगा, तो वो आप मेथोडिकली जिस तरह एग्जाम में आप करते हैं वो कब बताएं? आप रैंडमली बता रहे थे। तो ये जब आप मोटर एग्जामिनेशन जब आप कर रहे हैं तो अगर L4 की पावर चेक करनी होगी तो कैसे चेक करेंगे आप? सर L4 की पावर सर जब चेक करेंगे सर dorsiflexion of the lateral 3 toes. Lateral 3 toes. अच्छा, और lateral 3 toes only। अच्छा, और ये L4 हो गया। L5 से plantar flexion हो गई। प्लांटर फ्लेक्शन हो गई। अच्छा, और L3 से नी एक्सटेंशन। अच्छा, और L4 की सेंसेशंस? सर L4 की सेंसेशन जो है वो होती है मीडियम मिलर से ऊपर। मीडियम मिलर और ठीक है। अब शायद साहब और आरिफ साहब कुछ पूछना चाहें या फिर इनको जनरल एग्जामिनेशन नहीं किया आपने मेरे ख्याल में, मैंने ये नोट किया है। ठीक है, कैरी ऑन शायद साहब और आरिफ साहब। सर आरिफ साहब मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आपको सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस भी देखने हैं, लेकिन आपने सिर्फ प्लांटर देखा, बाकी सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस का आपने जिक्र नहीं किया। देखिए कौन कौन से और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं? सर रिफ्लेक्शन सर हम नी जॉब करेंगे और एंकल चेक करेंगे और प्लांटर। जो डीप पेंडेंट रिफ्लेक्सेस है ना, मैं तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस का पूछ रहा हूँ। नहीं सर, तो उसमें आपका एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस हैं। जी सर। और क्लेमेक्टेरिक रिफ्लेक्स है, फिर क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स है। तो ये है कि जो हमें अगर सेंसरी लेवल ना भी हो तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है किस लेवल पे लीजन है। इन दी सेंसरी एग्जामिनेशन यू हैव टू लुक फॉर पेरिएनल सेंसेशंस। इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर स्फिंक्टर कंट्रोल बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फिनोमेना ऑफ सेकल स्फेरिंग। जो कुछ इंटरमिडली लीजन में सेकल स्फेरिंग होती है, उसके लिए आपको ये भी एग्जामिन करना होता है, ठीक है ना? जी। ये थोड़ी चीज जो
तो मैंने फील की कि अब डेफिशिएंसी है, मैंने बता दी। चलिए एग्जामिनेशन हो गया इनका, इसके बाद टाइमिंग्स। इसके बाद अभी आपको एग्जामिनेशन में हमने फाइंडिंग में अगर बता दें कि ये स्पास्टिक वीकनेस है with sensory level at T10 and absent abdominal reflexes, upgoing plantar and absent cremasteric reflex. अब आप बताएं कि इसका where do you place the lesion? So I place the lesion at the left. So that we can direct our investigations to that particular level. Sir, I would place the lesion at the level of D9, D10. उसको थोड़ा justify करेंगे क्यों? Sir, because there is first there is spastic paralysis, second there is a sensory level at the level of तो sensory level का क्या correlation होता है with the level of the lesion? So two level तक जो correspond करता है. देखो इसके दो लेवल है, एक स्पाइनल लेवल है, एक वर्टिब्रल लेवल है। जी सर। ठीक है कि नहीं? अगर हम स्पाइनल लेवल की बात करेंगे तो अगर T10 पे उसका सेंसी लेवल है तो स्पाइनल लेवल क्या होगा? T10 का लेवल। अगर T10 का सेंसी लेवल है, हाँ, तो स्पाइनल लेवल क्या होगा? इसकी जो अरेंजमेंट सर पूछ रहे हैं कि आप इसकी आपकी कॉर्ड की जो सेगमेंटल अरेंजमेंट है वो आप कैसे है, सर्वाइकल में, डॉर्सल में, नीचे जाके कितना सेगमेंटल डिफरेंस आता है? 3 का डिफरेंस आता है सर, 2 to 3 का डिफरेंस आता है। नहीं बेटा, वो जो आप बात कर रहे हो ना, आप बात कर रहे हो स्पाइनल लेवल और वर्टिब्रल लेवल के डिफरेंस की, ठीक है कि नहीं? जी। आप ये बात कर रहे हो कि स्पाइनल लेवल और जो वर्टिब्रल लेवल में क्या डिफरेंस है, वो तो आप ठीक बात कर रहे हो, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे का सेंसी लेवल T10 है तो उसका स्पाइनल लेवल T10 है या उससे ऊपर है या उससे नीचे है, ये पूछा। उससे ऊपर होगा सर। कितना ऊपर होगा? 2 सेगमेंट अबव सर। सपोज T8, हम T8 लेते हैं जैसे आपने कहा, ठीक है। अब T8 का जो वर्टिब्रल लेवल है वो क्या होगा? क्योंकि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन उस पर फोकस करनी है, जो हमने इन्वेस्टिगेट करना है, हमें बताना है कि भी आप इसका T6 पे फोकस करो या T10 पे करो या व्हाटएवर, जो हम जहाँ लोकलाइज करेंगे ताकि वो एरिया हमारे स्टडी के सेंटर में हो और मैक्सिमली उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिले। अगर वो होता है कि आपने स्टडी पूरी की थोरेसिक स्पाइन की और आपका जो लीजन है वो उसके बिल्कुल लोअर एंड पे आ गई तो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो इफ वी लोकलाइज द लेवल और वहाँ पे बताएंगे जी आप फोकस करें T6 पे, तो वी विल गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? जी सर। सर वी शुड प्रोसीड टू द फर्दर जिसमें तो इनको इन्वेस्टिगेशन दिखाएं फिर। इनसे पूछेंगे सर कि क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। डायग्नोसिस इनका आपकी क्या डायग्नोसिस क्या बन रही है, आपकी क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बना रहे हो? अब ये इन्होंने would you be able to differentiate कि extramedullary है, intramedullary है या extradural है on the basis of examination? आपने lateralize कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Sir, as sir, I would say that it's an intradural lesion. Both the limbs are affected, and there's no disparity of symptom progression. तो ये इंट्राड्यूरल कैसे कंफर्म हो रहा है आपको? सर ये सस्पिशियस है, वरना we can need to classify whether it can be an extradural, it can be an intradural, extramedullary, it can be an intramedullary. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्राड्यूरल क्यों नहीं है? सर हो सकता है सर, क्योंकि सर एक तरफ, क्योंकि सर एक्स्ट्राड्यूरल के जो सिम्पटम्स होते हैं यूजुअली एक it does not, is usually not bilateral. It first starts from the either right or the left side where the lesion grows. अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप इसमें? Sir, I would like to have an MRI dorsal spine with and without contrast. वो लेवल आपने नहीं बताया फिर। सर T8 का लेवल
चलिए आपने T8 कह दिया, ठीक है। इसके सर वो इसका एक फार्मूला है, वो जो सेगमेंट का डिफरेंस आता है, मुझे पूरा याद नहीं है, लालेमान साहब इसमें हेल्प कीजिएगा। मेरे ख्याल में C1 रूट वाहिद है जो अपने लेवल से एक ऊपर होती है, जो कि सेंसरी जिसकी वो नहीं है। उसके बाद सर्वाइकल में ऑल आर सेम, अपर डॉर्सल 1 सेगमेंट अबव, लोअर 6 डॉर्सल 2 सेगमेंट अबव, ऐसा है। एंड लंबर में फिर वो हर एक लेवल का डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल, इसमें अपर डॉर्सल में मेरे ख्याल में 2 आता है ना, और फिर नीचे 3 और सब बढ़ जाता है। जी ऐसे T6 तक वो 2 का होता है, 2 का होता है, फिर नीचे 3 फिर 9 तक, और फिर उसके बाद फिर जो जी नहीं अभी तो ये एग्जाम चल रहा है। फरूख आप जरा उसको आगे इन्वेस्टिगेशन दिखाएं जरा उसकी, ये उसका एग्जामिनेशन फाइंडिंग से, ठीक है। इसकी स्पाइनल टेंडरनेस नहीं है, पावर उसका 4+ है, और बाकी ये एक्सरे है उसका। अब कुछ नजर आ रहा है? So this is an X-ray of the dorsal spine. Lateral view showing. I can see that the interpedunculaire distance is increased between the two vertebrae with slight scalloping. कहाँ पे भाई? ये कंट्रोल में लगा ये सर, ये पॉइंटर है इनका, पॉइंटर कर सकते हैं? मुझे दे पॉइंटर कंट्रोल। ये फरूख इसको कंट्रोल दे दे। Is this I think so this is the interpedunculaire, this is the here's the lesion and here's the interpedunculaire distance. Can you appreciate some degenerative changes in this thoracic spine in general? Yes, sir. I can appreciate that there is a slight hyperlucency in the end plate and the anterior side. अच्छा सनाउल्लाह, जो आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं आप उसको पॉइंट आउट करें, पॉइंटर आपके हाथ में है ना, तो बताएं कि ये चीजें मुझे नजर आ रही है। सर जो कह रहे हैं कि डिजेनरेटिव चेंजेस क्या नजर आ रहे हैं आपको, वो बताएं तो ये वाली चीजें। So these are the degenerative changes. Hyperlucency. छोटे एंटीऑस्टोफाइट्स भी तो बहुत बड़े नहीं है मगर हैं सही। जी सर। एस्टोफाइट नजर आ रहे हैं आपको, ये नजर नहीं आ रही है सनाउल्लाह? और सर एंड जी सर इसको और दिखाइए, आगे जाए इन्वेस्टिगेशन पे। चलो आगे भी है, आप जो एमआरआई मांग रहे थे इसके आगे एमआरआई है, जरा जाए खुद जाए, इसमें कंट्रोल आपके साथ है। फरूख इसको जरा आगे कर लें, ये उसका एमआरआई है। I would like to have an MRI cervical spine or either dorsal spine to count the number of levels also. So this is T2 sagittal section, T2 weighted sagittal section of the dorsal spine, showing a hypo-intense lesion in the extending from the extending in the disc base and compressing the dura and cord. It is causing canal stenosis, and I would like to have further images. बेटा आप इसमें लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा लेवल है? नहीं सर, मैंने बोला सर I would like to have either a cervical MRI or a dorsal or a lumbar MRI for the localization of level. ठीक है, तो आप एक व्यू के ऊपर आप स्पाइनल स्टेनोसिस कैसे कमेंट कर सकते हैं? नहीं सर, I would like to have an axial sections also, and the T1 and T1 and contrast images also. अभी जो आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, आपकी क्या वैल्यू है जो पैथोलॉजी नजर आ रही? जी सर, उसमें कंट्रास्ट देने से कोई हेल्प होगी? जी सर। क्या होगा कंट्रास्ट देने से? What do you expect? I expect to enhance it. Enhance. अच्छा ये क्या है आपकी अभी, क्या डायग्नोसिस है आपकी रेडियोलॉजिकल? Sir, I need to have other इस पे क्या है? sequence also. इस पे क्या बनेगा? I would, sir, इस पे the differentials would be either a neurofibroma
और schwannoma. अच्छा, और Yeah, or either it can be either meds. अच्छा, अरे कॉमन व्हाट कॉमनली आपके आप जो कॉमन Neurofibroma schwannoma. तो अगर हम डिजेनरेटिव का ज़हन में रखें तो फिर क्या हो सकता है? It can either be also a disc. ये जो चीज प्रेस कर रही है इसको, स्पाइनल कॉर्ड को, Yes. उसके आगे जो है वो क्या है? वो डिस्क है, क्या चीज है? इन कंटिन्यूएशन टू दैट between two vertebrae, it's a disc, isn't it? Yes, this is a disc. तो डिस्क नहीं हो सकती है क्या, जो बल्ज हो आउट सकती है, होगी? अच्छा, फर्स्ट करेंगे ये डिस्क है. सो हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर विद दिस केस? I would like to have an either I would like to have an axial images. अच्छा, और इसके जो है then I would like to have planned him for surgery. सर्जरी. अच्छा अच्छा, ठीक है. शायद इसकी साहब, और आरिफ साहब. डिजेनरेटिव चेंजेस और भी लेवल पे हैं, आप वो देखिएगा. जी सर. ऊपर से this there is denudation of the end plates in the level below and level further below the region. इस इमेज में कोई आप हमें नॉर्मल डिस्क दिखा सकते हैं? जी सर. So these are the normal discs. हाँ, ये वाली. यस. अब नॉर्मल आप देखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कहाँ सर पे ये सर normal है. मेरे ख्याल में इनका टाइम तो काफी, मेरे ख्याल में कैंडिडेट पे हो गया हमारा. अच्छा, अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो कैसे ट्रीट करेंगे आप? सर्जरी आपने कह दिया है, अप्रोच कर रहे हैं, तो कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? So better, I would like to have an axial images and depend if it's a thoracic disc, I would like to see what's the extension of the thoracic disc, whether it's coming onto the one side and compressing the cord to one side or not. If it's not, then I would like to have. इमेज है क्या इसकी? है फर्क दिखाओ सर. एक्सियल इमेज दे दें मुझे. Yes, sir. As it's centrally placed, so I would like to do a thoracotomy and we'll take and we'll treat this condition. लाइक टू सी मोर लेवल्स या इसी के मोर इमेजेस देखना चाहेंगे आप? जी सर, कंट्रास्ट एनालिसिस देखते हैं हम सर. कंट्रास्ट के बगैर भी इमेजेस, आपको एक ही इमेज है, इस इमेज पे आप डिसीजन कैसे करेंगे? नहीं सर, आई वुड लाइक टू हैव एमआरआई सर्वाइकल और लंबर स्पाइन. नहीं, इसी नो द लेवल आल्सो. फर्दर आपको स्लाइसेस चाहिए होंगे. जी सर. डोंट डिसाइड ऑन दिस वन. मेरे ख्याल में सर आरिफ साहब, कैसे आप सब सजेस्ट? और ये जो है ना, ये T8 T9 लेवल पे है लीजन, ये डिस्क है, तो इसके मुताबिक कैसे मैनेज करेंगे आप? सर अगर T8 T9 की डिस्क होगी, सो आई विल गो एंटीरियर लेटरली. इस साइड से? सर आई विल गो फ्रॉम द लेफ्ट साइड. क्यों राइट साइड से क्यों नहीं? सर राइट साइड पे एक तो लिवर हमारे लिवर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और दूसरी साइड पे जो है दूसरा ये कि वेना कावा आएगा लेफ्ट साइड पे. अच्छा, मेरे ख्याल में, अच्छा इसको हम वाइंड अप ही करते हैं अब. आप मेरे ख्याल में, क्यों लाल साहब, काफी टाइम हो गया इनका. कॉम्प्लिकेशन बता दें क्या हो सकती है इसको? टाइम तो काफी ज्यादा हो गया. जी सर, कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है कि आप इसको तो रकाटोमी के थ्रू कर रहे हैं इंटीरियर अप्रोच से, इंटीरियर लेटरल, तो व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन बी देयर? जल्दी बताएं. Sir, we can damage the abdominal viscera. We can damage the abdominal vasculature. We can either damage the cord. तो ये D8 D9 पे है, तो abdominal viscera कैसे आप डैमेज करेंगे? सर कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ सर, अगर पेरिटोनियम में एंटर हो जाए तो. नहीं, तो आप तो ऊपर तो रकाटोमी करेंगे, तो abdomen तो काफी दूर है, कैसे abdominal viscera होगा? So we can damage the vascular structures. We can do cord damage. The complication में CSF भी हो सकता है, और इसमें जो है वो कहते हैं
CSF लीक हो सकता है और रिमोट खर्च हो सकता है। अच्छा सर, इसका टाइम खत्म हो गया तो आप लोग जरा मेरे इसको ख्याल में हाँ। फीडबैक दें ताकि हम दूसरे के जी आरिफ साहब इनको फीडबैक दे दें, क्या उसको उसने अच्छा किया, क्या उसने अच्छा नहीं कि इसका सीटी स्कैन भी है, ये 3D स्कैन है उसका, एक्सियल कट्स भी हैं और उसकी बाकी कट्स भी हैं। सर आप को कमेंट्स आप लोगों की चाहिए ताकि हम दूसरा केस शुरू कर लें। आरिफ साहब सर आप पहले आपकी आवाज सर नहीं आ रही आरिफ साहब। जी अच्छा, इसकी कुछ हिस्ट्री में मिस की और उसके बाद फिर जो था इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसकी प्रायोरिटी ठीक नहीं रही जी। जैसे ये इट वाज वेरी मच सजेस्टिव ऑफ थोरेसिक डिस्क लीजन, लेकिन ये इंट्रामेडुलरी के चक्कर में ज़्यादा रहे और इंट्राड्यूरल के चक्कर में रहे, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पे जाएं प्रेडोमिनेंट कंप्लेंट इज पेन इन द थोरेसिक स्पाइन। तो जो पेन है थोरेसिक स्पाइन में वो इंट्राड्यूरल लीजन में तो प्रेडोमिनेंट सिम्टम नहीं होता, प्रेडोमिनेंट सिम्टम होता है एक्स्ट्राड्यूरल लीजन में। तो वो आपको वो एक वो उसमें मिस्टेक हुई और उसके बाद फिर इवन इन्वेस्टिगेशन पे भी ये उस तरह से हमें बता नहीं सके। यस शायद साहब आपकी कुछ मैनेजमेंट में इस केस पे मैनेजमेंट में हमें स्टार्ट करना था कि जो पेशेंट की काउंसलिंग पे कि थोरेसिक डिस्क है, उससे जो रिस्क है, जो सारी उसका प्रोग्नोसिस है वो बताएं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें फिर ऑपरेट करें। इट इज़ नॉट लाइक लंबर डिस्क कि भाई आप उससे लाइटली डिसीजन ले लें। It's a major undertaking. It has got some serious associated complications. तो पहले आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाला मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि जो थोरेसिक स्पाइन के केसेस हैं, इफ गॉड फॉरबिड सम डिटेरियोरेशन इन द न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैपेंस, तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। वो दे आर मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल दोज पेशेंट्स, और फिर आपको उनका ब्लैकमेलिंग भी शुरू भी करते हैं। तो फॉर्म कंसेंट लेना इसमें इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। शायद साहब आप कुछ ऑब्जर्वेशन आपके हैं तो फिर हम दूसरे केस शुरू करेंगे। आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट सारी आप जो ये है आप फोकस कर जाते हैं एक ही, जिस तरह एक ही चीज पे आपकी थिंकिंग थी कि इंटरमेडुलरी लीजन या इस किस्म की हो। सो मेक योर थिंकिंग ब्रॉड, और फिर इन चीज़ों को आपने ज़रूर कंसिडर करना है कि जो सिम्टम्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं कि लीजन किस किस्म की है, लीजन एक्स्ट्राड्यूरल है या इंटरड्यूरल है। ये आप देखिए। दूसरी, आपने जिस तरह थोरेसिक सर्जरी, अगेन स्ट्रेट अवे डिसीजन ऐसा नहीं है कि आप थोरेसिक सर्जरी करेंगे, ये डिसीजन आपका पेशेंट के साथ डिस्कशन के बाद और इसके होगा। आपने अप्रोच थोरैकोटॉमी बताई, ये भी कंसिडर कीजिएगा कि ये इसकी फर्स्ट अप्रोच नहीं है या है, क्योंकि कंप्रेशन कितना है, लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। फिर अप्रोच, मेथड अप्रोच आपने फिर थोड़ा सा आपने बतानी थी कि क्या कौन सी अप्रोच है। फिर उसके बाद पेशेंट को आपने इसका आउटकम भी बताना है। एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस लेवल में और क्या सिग्निफिकेंस है, ये मिड डॉर्सल लेवल है, क्यों ज़्यादा सेंसिटिव है? आपके ख्याल में क्या वजह है इस रीज़न की कि वो सबसे ज़्यादा एनाटॉमिकल कोई सिग्निफिकेंस है इस जगह? मसूद साहब आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो फिर हम हाँ बस क्विक वन जल्दी से मैं करता हूँ। हिस्ट्री इन्होंने अच्छी लेने की कोशिश करी, विच आई लाइक इट, लेकिन जैसे बताया कि जी को पेशेंट की लैंग्वेज में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो मुझे स्ट्राइक करी, इन्होंने जनरल एग्जामिनेशन नहीं किया, मोटर लेवल की क्लैरिफिकेशन इनको नहीं है बहुत ज़्यादा, और ऑफ कोर्स जो मेन डायग्नोसिस थी डिस्क की वो इन्होंने अवॉइड करी। ऑलवेज सारे कैंडिडेट्स के लिए कि आप लोग अपने जो ऑप्शंस हैं वो सारे खुले रखें। यही कंसल्टेंट का एक जो डिफरेंस होता है जो लेस एक्सपीरियंस डॉक्टर और सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर का, कि डायग्नोसिस में वो सारे ऑप्शन अपने रखते हैं ओपन, और जब ट्रीट करने जा रहे हैं इवन सर्जरी में भी तो सारे ऑप्शन आप बताएं कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इस वजह से मैं ये करूँगा। ये नहीं कि जी डायरेक्ट आपको ने कहा कि जी थोरैकोटॉमी करनी है बस और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें आप अपनी जो प्रिपरेशन करें, अब अगले जो 2-4 दिन है इसमें, इसका आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा। बिल्कुल, यानी स्पाइन में तो वही 3-4 चीजें हैं, या डिजेनरेटिव होगा या मेट्स होंगे या स्पाइनल ट्यूमर्स होंगे या पेरीज वगैरह होंगी। तो उसमें आपको
जो एग्जामिनेशन है उसमें फाइंडिंग्स आपको बिल्कुल यानी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि भाई कैरिज में क्या चीजें होंगी, मेट्स में क्या होगा, डिजेनरेटिव में क्या होंगी, ट्यूमर्स में क्या होंगी। तो ये तो मेरे ख्याल में 4-5 चीजें, ज्यादा नहीं है, और यही होती है, बार बार आते हैं, तो वन शुड बी क्लियर। ओके सर, हम नेक्स्ट केस शुरू कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं नेक्स्ट केस? कैंडिडेट कौन होगा? सर मैं करूंगा। सर डॉक्टर असद है नाम from बताइए। हैदराबाद। ठीक है, डॉक्टर असद फ्रॉम हैदराबाद सर, ही विल बी इन द नेक्स्ट केस। तो आप दे दे केस सामने डालें। ये आरिफ साहब, आप इनमें मेन एग्जामिनर होंगे, ये इसमें जरा आप खुद इनको देखें। बाकी शाहिद साहब भी क्वेश्चन पूछेंगे, मसूद साहब भी पूछेंगे, लेकिन मेन एग्जामिनर इसमें आरिफ साहब होंगे। ये दिखाएं, वो सिनेरियो दिखाएं। और जी सर। So this is the scenario for you. A 7-year-old boy presented to us with headache, vomiting, anorexia for 6 months, and there is no neurological focal deficit. डॉक्टर आरिफ साहब, आप इनमें जरा किस तरह क्वेश्चन करेंगे आप जरा? सर स्टार्ट करें। आप एक मिनट रुक जाएं, डॉक्टर आरिफ कुछ कहना चाह रहे तो उसको। जी अभी आपको मजीद को और क्लिनिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूछें आप। जी, आपको क्या क्लिनिकल पिक्चर और आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, पूछ लें। ठीक सर। Sir, first of all, I will introduce myself and greet the patient, and then I will take consent for history and examination. And उसके बाद sir, is maybe 7 years old, I will take the biodata, and then I will go to my primary chief complaints, in which there is headache, vomiting, and anorexia. So I'll elaborate the headache initially. तो सर उसमें मैं हिस्ट्री अभी ले लूँ या मैं बताता जाऊँ सर? Sir, if I will check for the headache, that I will ask him that since how long it is, कब से सर में दर्द है, और किस जगह पे है, कितना शदीद है, किस तरीके का सर में दर्द होता है। शदीद अगर है तो फिर वो उससे मैं रेट करवाऊंगा, 1 से 10 पॉइंट करवा के उसमें बताऊंगा कितना शदीद ज्यादा है, या मतलब वो बताया उसमें। इसके अलावा मैं पूछूंगा कि ये इधर ही रहता है या कहीं और जाता है सर में दर्द। सर में दर्द किसी खास टाइम पे होता है, जैसे सुबह में, रात में, या हर वक्त होता है, या थोड़ी देर के बाद छोड़ जाता है, सिर्फ इधर ही तक रहता है, या पूरे सर में घूमता है सर में दर्द। ये पूछूंगा सर इसके साथ। उसके साथ सर ये पूछूंगा कि कोई दवाई वगैरह खाने से ये सर में दर्द कम होता है या नहीं। इसके अलावा मैं इनसे ये पूछूंगा कि सर में दर्द जो होता है उल्टी के साथ, जो इन्होंने बताया उल्टी के लिए, कि उल्टी होने के बाद इनके सर को दर्द को क्या होता है, वो कम हो जाता है या कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टी जो होती है उसका फिर पूछूंगा मैं कि वो प्रोजेक्टाइल, मतलब दूर गिरती है, सामने गिरती है, रंग किस कलर का होता है उल्टी का, उसमें उसका कंटेंट पूछूंगा कि क्या होता है उल्टी में। और उल्टी के साथ सर के दर्द का मैं पहले बता चुका रिलेशन क्या है। इसके साथ सर मैं पूछूंगा इनसे जो इन्होंने तीसरी कंप्लेंट दी है एनोरेक्सिया के बारे में, कि इनको परेशानी के बारे में बताया सर, और इनके मैं उससे पूछूंगा कि और इसके साथ इनके साथ क्या मसाइल होते हैं। जैसे फिर मैं इसके सर एसोसिएटेड इसके सर स्क्रीन करना चाहूंगा कि आया इनको कभी कोई दौरा तो नहीं पड़ा, इनको कोई चलने फिरने में कोई दुश्वारी तो नहीं थी, इनको कोई बुखार तो नहीं था, कोई इनको चोट या कोई ऑपरेशन की इसके साथ हिस्ट्री तो नहीं थी सर, जो ये सारा मसाइल हुए हैं सर के दर्द वगैरह के साथ। इसके साथ सर मैं इसमें और ये देखना चाहूंगा कि इनको कोई आंखों में नजर का कोई मसला तो नहीं है, धुंधलापन तो नहीं है, या दो पन तो नजर नहीं आता, दो तो नजर नहीं आता। तो इसके बारे में मैं मालूम करना चाहूंगा। अगर वो बताता है दो नजर आ रहा है तो मैं पूछूंगा कि सामने से नजर आ रहा है, साइडों से नजर आता है दो, ऊपर से या नीचे से। और अगर धुंधला बोल रहा है तो मैं पूछूंगा कि एक आंख की तरफ है या दोनों आंखों में, और ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसके बारे में भी मैं इसमें मालूम करना चाहूंगा। फिर उनसे मैं उनके बारे में बोलूंगा कि चलता है तो चलते हुए गिरता तो नहीं है किसी तरफ, या पीछे की तरफ मतलब जैसे ये गिरने लगे खड़ा हो तो इस तरह तो नहीं होता। इसके साथ इनसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आया कभी इनको ये तो नहीं होता कि जो खाना खाए तो वापस नाक से निकल आए, या आवाज में तब्दीली हुई हो, इनके यादाश्त में कोई तब्दीली हुई हो। ये सारी चीजें सर मैं इसमें मालूम करना चाहूंगा। देन आई विल सर गो फॉर द इंट्राक्रेनियल रिव्यू इन सिस्टमिक इंक्वायरी, और मैं फिर क्रेनियल नर्व सारी को सर रिव्यू करता हुआ आऊंगा सर इसमें। एंड उसके साथ सर मैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भी रूल आउट करना चाहूंगा, और सर देन सर मैं इसके साथ लोबार फंक्शन इसके साथ रूल आउट करूंगा, जो इनसे मैं इंक्वायरी करना चाहूंगा। पास्ट सर्जिकल और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में मैं सर सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहूंगा, कोई नलकी वगैरह तो नहीं लगी थी इसके बारे में पूछना चाहूंगा, शंट वगैरह के बारे में। और उसके बाद सर मैं इनसे सर ये फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहूंगा, किसी और भाई बहन को इस तरह की तकलीफ तो नहीं है, ये इम्यूनाइज है नहीं है, कोई एलर्जीज के बारे में पूछूंगा, पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछूंगा। आपकी हिस्ट्री का टाइम पूरा हो गया, आपकी हिस्ट्री का टाइम पूरा हो गया सर। कुछ और से पूछेंगे?
ये तो ठीक है, आपने हिस्ट्री तो आपने ठीक ली है, अभी एग्जामिनेशन में क्या देखना चाहेंगे? सर एग्जामिनेशन सर सबसे पहले आई विल गो फ्रॉम द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इन व्हिच आई विल टेक ग्रोसली डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड आई विल डू द वाइटल्स एंड सर आफ्टरवर्ड सर मैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन जब करना तो बेटा जनरल एग्जामिनेशन में आप क्या देखना चाहोगे स्पेसिफिकली दिस इन पेशेंट, इन दिस पेशेंट व्हाट इज important to general physical examination? सर ग्रोसली पेशेंट का जैसे मूड है और डिप्रेस्ड है, ओरिएंटेशन देखना चाहूंगा उसमें सर, उसके साथ और अगर कोई जैसे मैं स्कार मार्क अगर कोई है वो देखना चाहूंगा। इसमें कोई स्कार मार्क तो नहीं है उसको सर, जैसे शंट वगैरह कोई लगा हुआ और उसके लिए उसको देखने के लिए मैं ग्रोसली वो देखना चाहूंगा इसके साथ सर। और देखूंगा इसको कोई टाइट्यूबेशन वगैरह तो नहीं है साथ, कोई मतलब ये देखने के लिए कि उसका सर बॉबिंग तो नहीं हो रही, इसको ये भी देखना चाहूंगा सर इसमें। एंड सर फिर ये टेम्परेचर, पल्स और सर जो बाकी जैसे होती है वो सारे रूल आउट करूंगा सर। एंड उसके बाद सर मैं सिस्टमिक जब एग्जामिनेशन पे आऊंगा, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में मैं सबसे पहले सीएलएस एग्जामिनेशन करूंगा, जिसमें मैं सर स्टार्ट करूंगा सर सबसे पहले सेरिबेलर एग्जामिनेशन पे, सेरिबेलर एग्जामिनेशन में करना चाहूंगा। और उस सेरिबेलर एग्जामिनेशन में मैं उसको सर मतलब सर हेड टू टो जाएंगे जैसे, तो आईज मैंने स्टेक बस उसके साथ देखूंगा। उसके बाद सर स्पीच, उसकी स्कैनिंग पता करूंगा सर, बात करूंगा तो शायद सी बात है उसको पता लग जाएगा मैं स्कैनिंग स्पीच का। एंड आफ्टरवर्ड सर मैं इसके साथ सर डिस्टाइडोकाइनेसिया डिस्टाइडोकाइनेसिया फिंगर नोज टेस्टिंग देखूंगा। उसके बाद सर मैं उसमें ट्रेमर्स भी उधर ही देखूंगा सर। एंड सर देन सर लोअर लिम्ब में बाकी मैं उसका पार्ट छोड़ दूंगा, जब मैं लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन करूंगा तब बाकी देखूंगा। तो फिर मैं देखूंगा सर इसके साथ सर जो इनका क्रेनियल नर्व्स हैं उनको रिव्यू करना चाहूंगा सर। क्रेनियल नर्व में सर मैं इस पेशेंट में जो है सेकंड क्रेनियल नर्व देखना चाहूंगा, जिसमें विजुअल फोकस करके सर बात कर रहा हूँ, जो उसमें सर विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड देखना चाहूंगा, फंडस देखना चाहूंगा सर। एंड सर देन सर उसके साथ एक्स्ट्राओक्युलर मूवमेंट्स का रिलेशन देखना चाहूंगा सर, एंड पिपल्स देखना चाहूंगा सर। एंड आफ्टरवर्ड सर मैं इसमें सर फिफ्थ का भी कंपोनेंट देखा जिसमें कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखूंगा सर। और सर बाकी सर फिफ्थ के सेंसरी मोटर कंपोनेंट सर देखूंगा, 7th 8th 9th 10th वो सारी क्रेनियल नर्व्स देखूंगा सर। लोअर क्रेनियल नर्व के लिए सर पर्टिकुलरली जैसे यूविला देखूंगा, गैग रिफ्लेक्स करवाऊंगा, और सर टंग देखूंगा कि कोई फेसिकुलेशन तो नहीं है या टंग कोई डेविएटेड तो नहीं है, ये देखना चाहूंगा इसमें सर। इसके बाद सर मैं इसकी लोबार रिव्यू करना चाहूंगा। लोबार रिव्यू में फ्रंटल और टेम्पोरल पेराइटल लोब्स को देखूंगा, जिसमें सर मैं मेमोरी देखना चाहूंगा उसके सर, और उसके सर जजमेंट कराऊंगा, जो हायर मेंटल फंक्शन जजमेंट भी हो जाएगी, कैलकुलेशन भी हो जाएगी। इस पेशेंट में कोई डेफिसिट नहीं है, इसमें कोई फोकल डेफिसिट इसमें नहीं है। जी सर, वो तो आपको बता दिया ना पहले। जी सर। सर टू कंप्लीट माय एग्जामिनेशन सर मैं इन सब चीजों को करना चाहूंगा। ठीक है, देखो एक चीज आपने मिस की है, जब एक बच्चे में 6 मंथ से एनोरेक्सिया की हिस्ट्री है तो आप इसका बॉडी वेट देखें। जी सर। और सेकेंडली जो चीज़ आपने मिस की है वो इसका माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट है, कि वो नॉर्मल चल रहे हैं या उनमें कोई रिवर्सल है। और थर्डली सर माइलस्टोन्स के बारे में बताया आपने। हाँ, माइलस्टोन में माइलस्टोन डेवलपमेंट होते हैं ना, कि भाई अगर बच्चा पहले भागता था फिर उसको फिर वो चल रहा है लेकिन डिफिकल्ट से चल रहा है, या पहले बातें करता था वो बातें में अटकना शुरू हो गया, कुछ चीज़ें हो सकती है ना। जी सर। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको थोड़ा सा मजीद हेल्प करती हैं कि इसमें क्या हो सकता है। बिल्कुल सर। तो अभी तक आपका जो इस सिनेरियो में क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है? सर I have two differentials. One is infratentorial some lesion that is causing hydrocephalus, or lesion that is in say suprasellar region that is again causing hydrocephalus in midline. अगर हम इंफ्राटेंटोरियल की बात क्या आपके ज़हन में आता है? सर इंफ्राटेंटोरियल में सर कोई मिडलाइन लेजन हो, लेकिन उसमें कोई डेफिसिट साथ नहीं बताया, तो लेस लाइकली हाइड्रोसेफलस। ठीक है, नहीं उसके अलावा और क्या होता है इंफ्राटेंटोरियल में? सर इंफ्राटेंटोरियल में सर नियोप्लास्टिक लेजन्स होते हैं जो बच्चों में जो कॉमन होते हैं, उनमें मिडलाइन में मेडुलोब्लास्टोमा एपेंडाइमोमा होते हैं और एस्ट्रोसाइटोमा सेरिबेलर होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मतलब आई विल पुट इट इन द सेकंड।
चलें ठीक है। तो जो सुप्राटेंटोरियल में क्या आपके जहन में आएगा? सर सुप्राटेंटोरियल में क्योंकि बच्चे को एनोरेक्सिया है, एक कंप्लेन हमें थोड़ी सी हिंट की तरफ मिली है, तो सर आई कैन पुट क्रेनियोफैरिंजियोमा एंड देन उसके साथ सर मैं हाइपोथैलेमिक कोई ग्लायोमा वगैरह हो। नहीं, पहले आपने क्या बताया? क्रेनियोफैरिंजियोमा सर। जी, क्रेनियोफैरिंजियोमा। जी सर। क्रेनियोफैरिंजियोमा के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? सर यूजुअली ओबीस होते हैं और वो मेंटली थोड़े वीक होते हैं, नजर भी कमजोर होती है। देखो ये बच्चा उसमें फिट नहीं हो रहा उस सिनेरियो के अंदर ना, लेकिन इसमें तो कोई डेफिसिट है ही नहीं। इसमें डेफिसिट भी नहीं है, और इसमें तो ये एनोरेक्सिया है, और मे बी के थोड़ा बहुत ये उसमें वेट लूज किया हुआ इसने सर। तो इसमें वो क्रेनियोफैरिंजियोमा वाला तो नहीं आएगा, शुड बी समथिंग एल्स। सर मिड लाइन में कोई लेजन हो जो हाइड्रोसेफलस करवा रहा हो। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपने हाइड्रोकेफेलस आपने जहन में रखा है, तो आपने सारी एग्जामिनेशंस की, कुछ और एग्जामिनेशंस में करेंगे इस पेशेंट में? सर पेपिलोएडिमा में कर चुका था सर, इसमें हाइड्रो की वजह से। कोई और चीज आप करेंगे इसमें? सर ये जो हाइड्रोसेफलस वाला होता है ना, जो आपने कहा मिड लाइन लीजन है हाइड्रोसेफलस हो गया, अगर ये चीज इसके साथ क्लिनिकल हिस्ट्री भी की जाती है जिसको हम ड्रॉप अटैक्स कहते हैं। ड्रॉप अटैक्स जी सर बिल्कुल। वो अगर आपका इस जहन में चीज आए तो आपको हिस्ट्री में पूछ लेना चाहिए। जी सर, कोलॉइड सिस्ट होती है ड्रॉप अटैक्स के साथ रिलेटेड। ठीक है ना, उसके साथ पूछ लेना चाहिए ना। जी सर। आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे? अच्छा, ये कॉजेज में जरा आप ये एक चीज मुझे बता दें। आपने बताई ना कि ये इसको हाइपोथैलेमिक कुछ हो सकता है, कॉजेज हम करते हैं ना इस तरह से कि जी ट्यूमर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो क्या क्या चीजें आपकी क्लासिफिकेशन में क्या बनती है? और सर आई विल पुट न्यूप्लास्टिक, देन आई विल पुट बेनाइन, जैसे एरेक्नोइड सिस्ट हो सकती है। ठीक है, न्यूप्लास्टिक हो गया, उसके अलावा बताइए। सर एरेक्नोइड सिस्ट जैसे बेनाइन कोई अगर जैसे कोई पैथोलॉजी है जैसे एरेक्नोइड सिस्ट है, और कोई रखना और चाहूंगा सर। कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी ट्यूबरकुलोमा रख सकते हैं, वो कहीं भी हो सकता है। तो इसके अलावा सर मैं इसमें वेस्कुलर पैथोलॉजी लेस लाइकली है। वेस्कुलर क्या हो सकती है? कोई हो सकती है बच्चे में पैथोलॉजी? सर बच्चों में यूजुअली वेन ऑफ गैलेन मालफॉर्मेशन होती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो इससे काफी छोटे बच्चों में होगी। अच्छा ठीक है, चलिए सर ने आपसे पूछा कि क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे अब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर द radiological workup along with my routine blood workup and then a specific blood workup. And in radiological workup I will sir radiological workup बताऊं मैं? हाँ बताइए। जी सर in radiological workup I will go for a MRI brain with contrast, and in sir blood workup I will go for routine baseline investigations and along specific. In specific I will rule out I'll go for endocrine evaluation, and I will also go for ophthalmological workup as well. वो बेटा जहाँ पे आप पेरिफेरी में लोकेटेड हो वहाँ एमआरआई तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। Sir, my initial test will be CT scan. First investigation कुछ और होगी। Sir, X-ray skull is my first investigation. Initially X-ray skull, then CT scan. But CT scan is these days widely available, तो CT scan preferably है। CT scan देखना चाहिए। जी सर। दिखाएं जी, CT scan दिखाएं। ये फर्क दिखाएं चाहिए। Findings बता दें। So these were the examination finding: auscultation, there was bruit and bilateral papilloedema, and chest auscultation showed cardiac murmurs. So these were the examination findings and investigation. So this is the CT scan. Sir, this is CT scan brain plane of, sir read करूं? ये प्लेन CT scan है, बताएं आप जी। सर this is CT scan brain. This is CT scan brain plane of the my patient with axial cuts, and in this CT scan, sir, I can appreciate there are hyperdense signals in the posterior third ventricular region, sir, and these ISO2 hyperdense, sir, and that are causing the obstruction and causing dilation of the
ventricles, and slightly there are temporal horn bulging is also there. This lesion is most likely around 2 to 3 centimeter in approximately in diameter, and I can see that there are prominent sulci as well. ठीक है, तो could it be lesion related to the pineal? Sir, this could be this may be a lesion that is related to pineal, but as the calcification is moved slightly in the देखो periphery. बेटा 7 साल के बच्चे में कैल्सिफिकेशन तो होगी नहीं, इसको तो आप भूल जाओ ना। जी सर। ये 7 साल का बच्चा है, इसमें कैल्सिफिकेशन तो होनी नहीं है। जी सर। तो वो नहीं है, इसमें आपके पास हेल्प नहीं है उस चीज की। चलिए आगे कंट्रास्ट वाला दिखाएं इनको। ये कंट्रास्ट एनहांस्ड इमेज है, इसमें देखें क्या है। Sir, this is contrast enhanced image of my patient with axial cuts. In this, I can appreciate there is a hyperdensity in the posterior third ventricular region that is causing obstruction, and that is causing compression of the third ventricle, and that is causing dilation of the lateral ventricles. And sir, there I can see the flow words as well in the coronal images as well. सॉरी सर, स्कैन के अंदर फ्लो वार्ड नहीं होते ना, तो ये एमआरआई नहीं है। सॉरी सर, ये वेसल्स लग रही है सर कोरोनल में जो उसके साथ रिलेटेड, तो उसकी वजह से वो तो कोरोनल रिकंस्ट्रक्शन है। दिस इज वेरी गुड स्टडी, उसमें बड़ी अच्छी रिकंस्ट्रक्शन की है, आपको नजर आ रही है सर। तो आप जरा इस लीजन की जो शेप है उसको कुछ एलैबोरेट करेंगे सर? दिस इज homogeneously enhancing circular lesion present in the posterior. If you concentrate upon the second last row in the right side का इमेज जो है, उसके अंदर किस तरह की शेप नजर आ रही है? पॉइंटर ले, आप पॉइंटर ले लें, इनको पॉइंटर दे दीजिए। इसको फॉरूक बता दे, सेकंड लास्ट बता दे। कोरोनल की तरफ बोल रहे हैं आप? हाँ, ये वाली, ये हाँ ऊपर। इसको देखो, ये किस तरह की शेप है? सर दिस इज सर्कुलर बट विथ पॉइंट करें ऊपर की तरफ जरा जाएं, इसका ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाली राइट साइड पे, लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड पे जाएं। ये क्या, ये ऊपर से प्रोजेक्शन नजर आ रही है, जैसे सींग निकला होता है, आ रही ना? सॉरी सर बेटा, ये सर्कुलर नहीं है ना, उसके प्रोजेक्शन है एक उसकी जो जा रही है। ठीक है, आई एम सॉरी सर, आई एम अनएबल टू डिस्क्राइब दिस एट दिस मोमेंट। यानी आप जो ना, आप मरीज की हिस्ट्री और उसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग भी आपको दी ना, उसको मद्देनजर रखते हुए इसके एमआरआई को भी, सीटी स्कैन को भी साथ रख, तीनों को मिला के क्या लग रहा है आपको? सर पाइनियल से सर कोई उधर की सर कनेक्शन होगी सर, उसके साथ एडिशन होगी एरेक्नोइड के साथ। अच्छा, अब देखो, आपने कहा सर्कुलर है, ये सर्कुलर आपकी मैं बात मानता हूँ, लेकिन अगर इसी रो में आप चले जाए ना, लेफ्ट साइड पे जो लास्ट 2 इमेजेस हैं, उसमें ये सर्कुलर नहीं रही। आगे चले जाएं लेफ्ट साइड पे, ये वाली, ये एक्सियल कट देखें, इससे नेक्स्ट जो है सर, ये इसमें लीजन किस शक्ल की है? सर इसमें साइलेंड्रिकल शेप है। हाँ, इसमें ओब्लॉन्ग हो गई है। जी सर। इसमें सर्कुलर के बजाय ओब्लॉन्ग हो गई है। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने डिफरेंशियल जो बताई थी शुरू में, उसमें से आपको क्या लग रहा है? ये जो हमने आपसे बात की थी मैंने कि डिफरेंशियल क्या क्या हो सकती है, तो सर मोस्ट लाइकली क्या लग रहा है आपको, क्या पॉसिबल? सर आई एम थिंकिंग दैट दिस कुड बी अ वेस्कुलर पैथोलॉजी और देन न्यूप्लास्टिक। वेस्कुलर, और वेस्कुलर में होगा तो क्या होगा? वेन ऑफ गैलेन होगी सर। ठीक है, कुछ और करने पसंद करेंगे आप इसको इन्वेस्टिगेट? सर एंजियोग्राफी, सर आई वुड लाइक टू गो फॉर एन एंजियोग्राफी। कौन सी एंजियोग्राफी करेंगे? एंजियोग्राफी कई टाइप्स होती है ना सर। एमआर एंजियोग्राफी, डीएसए हो तो एमआर एंजियो, दोनों उसमें दोनों होंगी, आर्टेरियो एंड वीनस ग्राम दोनों होने चाहिए सर। वीनोग्राम पे फोकस करूंगा मैं। ठीक है, एमआर एंजियोग्राम हो गया, और क्या हो गया इसके अलावा? सर उसके अलावा सर डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी होती है।
अच्छा, और एक दरमियान में चीज रह गई है सर, CT होता है सर, CT होता है, वो इजीली हो जाता है। उसमें हम पहले वी स्टार्ट विद लेस इन्वेसिव। जी सर। ठीक है ना, 7 साल का बच्चा है तो हम लेस इन्वेसिव काम पे पहले जाएंगे। तो जैसे आपने ठीक कहा कि तो MR एंजियोग्राम कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर हम CT एंजियोग्राम करेंगे। जी सर। उसके बाद फिर DSA की बारी आएगी। जी सर। डाल साहब कुछ और है आपके पास, ये आखिरी इन्वेस्टिगेशन है? उसका फर्क दिखाए सारे, सब दिखाओ सब। इसको छोड़ो, इसके आगे चलो। चलो हाँ, अब ये देखो, जस्ट अ सेकंड, इसमें आपको फ्लो वाइड अच्छा नजर आ रहा है, जो आपने जिक्र किया था ना फ्लो वाइड का। जी सर। ये आपको राइट हैंड साइड वाले जो इमेजेस हैं इसमें भी नजर आ रहा है, नेक्स्ट में भी आ रहा है। दिस इज वेरी बिल्कुल सर। ठीक है। अब क्या ख्याल है आपका, आपकी डायग्नोसिस और कंफर्म हो गई है या कुछ रह गया है? जी सर बिल्कुल। क्या सर, वेन ऑफ ग्वेलिन लग रही है सर। वेन ऑफ ग्वेलिन, तो कैसे इसको डील करेंगे आप? सर, vein of Galen malformation में usually the first of all I will admit the patient and I will afterwards carry out routine investigations, and I will initially deal the some hydrocephalus. I will optimize the patient and I will counsel the patient, my patient's attendant, that what pathology the patient, and then I will describe them that we are planning for the CSF diversion. ये फर्क डबल क्यों आ रहा है सर? सर अब सही है? अब सही है, सही है सर। इसमें सर आई विल डिस्क्राइब देम रिगार्डिंग two procedures. One, number one, we will go for a CSF diversion procedure, and secondly मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसमें क्योंकि vein of Galen malformation है तो उसके स्पेसिफिक बताना चाहूंगा। उसके स्पेसिफिकली आई विल टेल देम दैट we will go for a endovascular embolization for this procedure, and I will describe them alternatives as well कि अगर नहीं करवाएंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन लेस लाइकली दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो उनको ये बता के और उसके बाद उसके बेनिफिट्स बताऊंगा सर्जरी के एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन के साथ। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं जिसमें हम यहाँ सिंगल अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो वो उसको कॉइल्स डाल के और उसको हम थ्रोम्बोज कर सकते हैं एंड डिस्क्राइब देम द बेनिफिट ऑफ द सर्जरी। एंडोवास्कुलर में क्या प्रोसीजर करते हैं? एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन होती है एंड थ्रोम्बोलिक एजेंट होते हैं, तो जैसे वो डाल सकते हैं, जैसे ओनेक्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन एम्बोलाइजेशन बेटर होगी। कहाँ पे डालते हैं इसमें? आप एनेरिज्म के अंदर डालते हो, कहाँ पे डालते हो? जी सर, डोम में सर। करनी है वो जो मटेरियल है, एम्बोलिक मटेरियल है, वो वेन ऑफ गैलन के एनेरिज्म में चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा? सर वेन ऑफ गैलन के सर जो ल्यूमिन होगा सर उसमें डोम में। बेटा नहीं, ऐसे नहीं है। इसके जो फीडर्स हैं which are coming from the posterior cerebral artery, को बंद करना। ओके सर। जी सर। सर सॉरी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। It is like an arteriovenous malformation, तो जो उसके फीडर्स हैं जो posterior cerebral artery से, उनको मैं ब्लॉक कर रहे हैं एम्बोलाइज करके। इटसेल्फ एनेरिज्म को ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि अगर तो करेंगे तो उसका मैस इफेक्ट बढ़ जाएगा और दैट विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो आपने बात की इसकी CSF डाइवर्शन प्रोसीजर की, तो उसमें क्या करना चाहेंगे? सर शंट का कौन सा शंट करेंगे? सर वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग सर आई विल प्रेफर। वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस केस में? सर इट कैन कॉज सर स्लिट वेंट्रिकल हो सकती है सर इसमें। कि उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसके अंदर? सर वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग में सर इसमें सर स्लिट वेंट्रिकल सिंड्रोम हो सकता है, एंड सर इसके अलावा बाकी जो कॉमन पैथोलॉजी जो कॉम्प्लिकेशन थे जैसे माल पोजीशनिंग हो सकती है, माल फंक्शनिंग होती है, और सर दूसरी बात ये है कि ये वेन ऑफ गैलन रप्चर हो सकता है इसकी वजह से। डॉक्टर असद इसमें इसी पेशेंट में जो बाकी मरीज से हट के इसमें वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसमें? सर वेन ऑफ गैलन रप्चर हो सकती है। नहीं, आप तो वेंट्रिकल में डाल रहे तो कैसे रप्चर होगा?
सर प्रेशर इफेक्ट्स की आप वजह ये से। बताओ सॉरी सर, यार ये मोबाइल बंद करे किसका है? शंट कौन सा यूज करेंगे सर लो प्रेशर सर। लो प्रेशर, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इसमें हाई प्रेशर यूज करते हाई प्रेशर होगा। अच्छा ये बताइए डॉक्टर सर, इसमें हाइड्रोकेफेलस क्यों बनता है? हाई प्रेशर क्यों यूज करेंगे? सर क्योंकि सर ऑब्स्ट्रक्शन है इसकी वजह सर, एंड हाई प्रेशर ये इस वजह से करेंगे कि स्लाइटली भी अगर थोड़ा सा प्रेशर उसमें डेवलप हो तो ताकि वो शंटिंग हो जाए उसमें। नहीं, हाइड्रो क्यों बनता है? ऑब्स्ट्रक्शन अगर ना हो तो कोई और वजह है हाइड्रोकेफेलस की स्पेशल में? क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी क्या है हाइड्रोसेफलस बनने की? सॉरी सर, हाइड्रोसेफलस की पैथोफिजियोलॉजी होती है ना कि एक्यूट सिनोसिस है। जी सर। ये मोबाइल किसका है? ये मोबाइल किसका है? जरा बंद कर लें मोबाइल आता है। जी जी सर। देखो ना इसकी जो पैथोलॉजी है उसमें सर इसमें ये प्रेशर देके एक्विडक्टल स्टेनोसिस करवा लेगा। एक्यूट सिनोसिस तो एक मैकेनिज्म है, दूसरा मैकेनिज्म ये है कि जब वेन ऑफ गैलन में डायरेक्ट आर्टरी फीड कर रही है तो वीनस प्रेशर हाई हो जाता है ब्रेन का, ठीक है। जब वीनस प्रेशर हाई होगा तो सीएसएफ अब्सॉर्ब नहीं होगा, उससे भी हाइड्रोसेफलस होगा, ठीक है। तीसरा मैकेनिज्म है कि जब इसका from time to time there can be subarachnoid hemorrhage, there can be cortical brain hemorrhage, there can be intraventricular hemorrhage, तो उसके subsequent भी hydrocephalus होगा। So 3 mechanisms हैं, ठीक है ना। अब अगर इसको अगर हम लो प्रेशर करेंगे तो जो उसका सडन ड्रॉप इन प्रेशर है उससे इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, उससे सबरेक्नोइड हेमरेज हो सकता है, उससे जो इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो सकता है। ये सारी जो आम शंट की निस्बत में ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आम शंट से इसकी डिफरेंस है। अच्छा सर, इसका टाइम खत्म हो गया तो आप जी इस केस में एक सिर्फ रह गई बात समझने वाली। जी सर। कोई एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी का रोल है? सर एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी हम कर सकते हैं क्योंकि वो काफी टाइम मतलब उसमें तकरीबन 3-4 महीने लग जाते हैं उसको हाइड्रो को रिलीफ होने में, लेकिन उस वक्त हम ये एंडोवेस्कुलर भी करेंगे उसके साथ। दैट इज सेफर देन शंट, ठीक है ना। जी सर, जी सर, ठीक है। तो सर इसका इस केस का टाइम खत्म हो गया तो आप उनको फीडबैक दे दें और ताकि हम तीसरा केस शुरू कर ले सर। कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है जी सर। सिवाय इसके जो शंट की बारे में इनको क्लियर नहीं था कि कौन सा यूज करना है या क्या स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है या क्या उसका मैकेनिज्म है, ये कमजोर है, बाकी ठीक है इनका। जी शायद साहब आप कुछ कहेंगे उनकी? He was good, इनकी हिस्ट्री इंटरोगेशन जो थी वो अप्रोप्रिएट थी, इनका जो प्लान था और एग्जामिनेशन का भी जो प्लान था वो बिल्कुल ठीक था। सो ही वाज राइट ऑन द ट्रैक। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इनकी ही वाज राइट, ठीक है। वो स्कैन को देख के कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो पॉइंट आउट कर रही थी फ्रॉम पाइनियल रीजन, तो वो भी, तो ही इज क्वाइट बेटर इंशाल्लाह, मतलब क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। जी मसूद साहब आप कुछ कहेंगे? ना मैं पास मेरी तरफ से। अच्छा इसमें हमने इनको अलग बता भी दिया कि आपको बता भी दिया कि भाई हाइड्रो अगर आपके जहन में है और आप काफी सारे एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें और क्या करेंगे आप, तो आपने वो अस्कल्टेशन नहीं की और फिर हमने आपको अस्कल्टेशन की बुराई भी बता दी और आपको कार्डिक मर्मर बता दी जो कि वेन ऑफ गैलन मालफॉर्मेशन में बच्चों में हो जाते हैं, लेकिन वो चीज आपने पिक नहीं की, आपको पिक करनी चाहिए थी। एनीहाउ इट वाज गुड। तो हम तीसरा केस शुरू कर रहे हैं सर। डॉक्टर फारूक तीसरा केस दिखाएं जरा। और एग्जाम कौन होगा हमारे? Dr. Mumtaz will do the case. He is from JPMC Karachi, and the scenario for this case is 35-year-old male patient. डॉक्टर शाहिद साहब आप होंगे एग्जामिनर और आरिफ साहब और मसूद साहब बीच में आप लोग आपकी हेल्प करेंगे जी। So the scenario is 35-year-old male patient presented to us with headache and tendency to fall while walking. So this is the scenario, and headache is for about 1 year, 8 months to 10 months, and the tendency to fall while walking is developed over the last 4 months. अच्छा, और सर इसके टाइम का ख्याल रखिए ताकि हम एग्जाम के मुताबिक जरा उनको तैयार कर लेना, तो टाइम के मुताबिक आप जाएं, ठीक है सर। So first of all, आपका माइक बंद है, आप जरा शाहिद साहब आपका माइक
जरा अनम्यूट करें अपने आप। जी जी, ममता स्टार्ट करें। So first of all, I will greet the patient and introduce myself and take the consent for the history and examination. Then I will first of all take the biodata of the patient, in which the name, age, and marital status, occupation, handedness, and if any he have comorbids like hypertension and diabetes mellitus. Then I will screen the patient that beyond the headache and tendency to fall with while walk, he has if additional symptom like seizures and memory impairment or weakness, the difficulty in hearing, urinary incontinence. Then I will elaborate the presenting complaints, the headache. I will ask the duration of the headache and the main location or site of the headache and its radiation or and its onset, whether it is sudden or gradual, and then its severity and its progression, continuous, intermittent, and its progression and special time of occurrence and its aggravating relieving factor and its relation with vomiting or any position and coughing, straining, and if the headache is also causing the blurring of vision, then sir I will elaborate the tendency to fall while walking, that whether he's sway on the right side or left side, and how much difficulty he has in walking. Does he sway without support or he walk with the support? And these question I will ask. And then sir I will also ask regarding the lower cranial nerve, like the facial difficulty in swallowing the food, and then sir diplopia, if he has any diplopia. And sir then I will ask regarding the any if he systemic symptoms. Then sir I will ask regarding if he has past surgical history, he has any history of surgery or medicine, if he is taking. Then I will ask personal history, if he is addicted of anything or he has any other disease like TB or any low grade fever, TB contact history or weight loss, any history of trauma. Then sir I will ask regarding the family history. Does the in the family, if anybody have this complaint of the fall or of any other renal tumor. I will ask if the any family member has renal tumor or any hearing issue. And then sir ये रीनल ट्यूमर क्यों पूछ रहे हैं आप? so because if sir I am localizing in the posterior fossa, then in this age group I am suspecting the hemangioblastoma. So to rule out the association of hemangioblastoma with Van Hippel-Lindau disease, that's why I am asking. And sir, at the end I will ask the patient that if anything else which I have not asked, he want to tell me. Okay. ठीक है, आपने first of all headache में would you like to ask certain other questions which would help you to localize, although आपने ठीक है आपका plan है, but headache कभी कोई characteristics कभी होते हैं, frontal है, occipital headache है, would you like to ask that? Right. Now what would be it helpful to you? So I asked it with the location where the headache is it is poorly localized, generalized headache, or is it is localized in the posterior fossa in the occipital region? And you would certainly ask about hearing, जो कि आपने hearing कभी भी आपने बाकी हिस्से में hearing का नहीं पूछा. You would like to ask about hearing, and hearing के अलावा फिर hearing से पहले जो symptoms होते हैं वो भी you would like to ask about tinnitus. Yes, hearing. के बारे में आपने the patient he has hearing loss history, then I will elaborate the history of the hearing loss. So you have to ask about these symptoms as well. So in sir screening I have asked regarding the hearing, sir. Initially when after biodata I have screened the symptoms
in addition to headache and tendency to fall while walking, I asked there that if he has any hearing loss. So what's differential localize कहाँ करते हैं lesion को? Where you localize on the basis of your interrogation? So I will localize the lesion in the midline and in the infratentorial location. Infratentorial midline, not lateralized. So in the posterior fossa, sir, it may be on the one side, depend upon the history he is giving, whether he is sway on the right side, then I will localize on the right side. If he is giving the history sway on the left side, if he is giving the history of truncal ataxia, then I will localize in the middle. Why would have frontal headaches? हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्यों होगा? अगर हो भी जी सर, so due to the इस lesion के साथ जिस तरह भी पिछला केस भी था, so there could be some other associated or sequential to the lesion pathology के साथ develop होगी जो frontal भी आपको headache देगी. ठीक है, आप सही कह रहे हैं. The tumor is compressing the vermis of the cerebellum, it causes the जी सर. तो फिर और क्या subsequently क्या हो सकता है उसके साथ जो कि आपके symptoms को सर ट्रंकल ataxia और स्कैनिंग स्पीच होगी और डिस्मेट्रिया. नहीं सर का सवाल सुनो. जी सर. क्या कह रहे हैं सर? सर पूछ रहे हैं फ्रंटल हेडेक क्यों हो सकता है इन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर. फ्रंटल हेडेक सही सर. तो मे बी सर ड्यू टू द रेज आईसीपी सर. रेज आईसीपी का क्या मतलब है तुम्हारा? जस्ट रेज आईसीपी या कोई और चीज भी हो रही है उसको? सर हाइड्रोसेफलस की वजह से. यही तो बोल रहे हैं. टेस्ट ओके. कोई फाइंडिंग है इसकी हिस्ट्री में पॉजिटिव फरो? टेंडेंसी है बस इसको है सर फॉल की. इसके अलावा सेरिबेलर साइन पॉजिटिव है सर, वो एग्जामिनेशन के ऊपर है सर. अच्छा ठीक है, सेरिबेलर साइन पॉजिटिव है, ठीक है, दैट्स फाइन. विच साइड पे? यू वांट मी टू शो दिस? नहीं लैटरलाइजेशन है या नहीं? जी सर है सर. यस है लैटरल. आपने हिस्ट्री में लैटरलाइजेशन का नहीं दिया हुआ अभी कुछ ऐसा कुछ. ठीक है जी, आगे ठीक. आई थिंक मेरे ख्याल में तो ठीक है सर. आरिफ साहब का क्या ओपिनियन? मेरे ख्याल में इसने जो बताया वो ठीक है इंटरोगेशन. इसमें तो इसमें कोई गलती ऐसी नहीं की खास. चलिए आगे. Should we proceed to examination? एग्जामिनेशन भी चलो. एग्जामिनेशन आप करिए, टारगेटेड करिए एग्जामिनेशन, बिल्कुल फोकस करें. मुमताज. जी सर. Sir, I will start the general physical examination, taking the vitals and the non-vitals, and I also inspect the head for any surgical scar. Then, sir, I will take the higher mental function and lobar examination, and then, sir, I will do the focus examination on the cerebellum. So I will do the see if any there is the titubation of head, nystagmus in the eye are present, and scanning speech, finger nose test, tone in the extremities, reflexes, sir, and dysdiadochokinesia, heel shin test, and I'll also check his gait, that if he sways on one side, or he can perform the tandem walk and do the Romberg test. Then, sir, I will check the lower cranial nerve examination, like the 7th, 8th, 9th, 10th. Especially, I will focus for the here as 8th cranial nerve, sir. And then, sir, I will do the general examination. After fundoscopy, I will do the general examination. I will palpate the abdomen if he has any swelling in the abdomen, in the lumbar area, or if any swelling he has, and I also palpate for the epididymis. Yes, sir. And sir, then I will do the chest examination, chest and the CVS, and I also examine the spine to complete my exam. What positive findings you expect in this patient? So I expect that he must have the unilateral cerebellar syndrome,
in history he has told that he has the fall on the left side, so I expect the left unilateral cerebellar syndrome. Fall on the right side, not on the left side. Okay, sir. Then the right cerebellar syndrome, sir. And secondary to the cerebellar lesion, sir. And what examination would you do for brainstem? Sir, for brainstem, I will check the sir diplopia, cross hemi, and then sir the long text sign, and the long text sign the reflexes I will examine, and plantars and abdominal reflexes. आप इनको पॉजिटिव फाइंडिंग्स बता दें जो एग्जामिनेशन में हमारे पास है. So these are the examination findings. Cerebellar signs are positive on the right side. Nystagmus is horizontally positive, and Romberg is also positive on the right side. So then, what investigation would you advise? So I will advise the MRI brain with contrast, and sir the again the CT scan brain. And first I will advise the CT, then the MRI brain with contrast, and then the relevant examination, ultrasound of the abdomen, sir, and sir do the audiometrics test if the hearing is affected with it. What audiometric test would you advise? Audiometric test. The hearing is not affected. कौन सी वाली? कौन सी audiometric investigations आप? Sir, PTA and speech discrimination. ये तुमने ये अल्ट्रासाउंड क्यों कराया आपने? Sir, again sir, ultrasound to see the if any abdominal mass, renal mass. क्यों? Because sir, I am putting the differential hemangioblastoma on the top. ठीक है, तो आप हेमेंजियोब्लास्टोमा है तो फिर और क्या क्या कहाँ पे हो सकते हैं लीजन? सर रेटिना में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है। आपने नहीं बताया ना ये? जी सर, आपने नहीं बताया था ये कि आप हमारा स्पाइन कराएंगे और ऑप्थेल्मोलॉजी की एग्जामिनेशन करेंगे? जी सर, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ओके। कोई ब्लड एग्जामिनेशन क्या करेंगे? कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप इसकी रेलेवेंट जो आप इनमें से जो आपने इसमें सर आपने जो लिस्ट बताई है अब इसके आगे क्या करेंगे, प्रोसीड क्या करेंगे, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी आप? सर MRI CT scan brain and MRI brain with contrast, and then sir MRI में दोनों में से कौन सी करेंगे? क्वेश्चंस वही आ जाता है कि एक सर MRI brain with contrast करेंगे MRI, and sir I will also do the angiogram. अभी MR देख लें तो उसके बाद फिर आगे डिसाइड करेंगे। जी सर, फरोख दिखाएं इसका सीटी स्कैन है सर। और this is the sir CT scan brain plane axial view showing the hypodense area and in the right cerebellum, and also the with hypodense area there is also the isodense area that is located in the right cerebellum, and it is compressing the fourth ventricle, sir. Only fourth ventricle or something else? So, and it is also compressing the brainstem. You see the internal acoustic matrix in this? Sir, sorry sir, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। Can you see, point out the internal acoustic matrix? सर कह रहे हैं इंटरनल को आप पॉइंट आउट करें। ये किससे करूं? जी कंट्रोल दे दें इसको, आपको पॉइंटर से हमें बताइए कि इंटरनल acoustic matrix कौन सा है। जी सर, तो कैसे बताऊं सर? ये जो हाइपोडेंस एरिया के ऊपर ही है ना एक कैनाल, that is the internal acoustic matrix. नहीं ऊपर ये this is the internal acoustic matrix. सही। ये आपका लीजन इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है? Sir, on it I cannot sir explain on the CT scan. I would like to see the MRI. अच्छा, तो
अच्छा, इसमें ये जरा वो कुछ कैंडिडेट शुरू में पूछ रहे थे ना कि एनाटॉमी में क्या मॉडल रखेंगे, और ये क्लिनिकली रिलेटेड होगा, तो इसमें जरा आप बेसिलर आर्टरी तो जरा दिखा दीजिए किधर है। तो कैसे है? लेके बताइए। कंट्रोल दिया होगा ना, जरा दिखाएं। सर ये इधर बेसिलर। ठीक है, 4th वेंट्रिकल किधर है? ये सर 4th है, ये फोन। ठीक ठीक। ठीक है, कुछ और इन्वेस्टिगेशन है तो दिखा दें इनको। और दिखाएं इसको जरा। जी आप बताइए, एक्सट्रिंसिक है कि इंट्रिंसिक है? सर दिस इज द MRI brain T2 weighted image showing the hypointense and the अच्छा, ये T2 है तो इसका CSF कैसे नजर आ रहा है आपको 4th वेंट्रिकल में? सर ये ब्लैक नजर आ रहा है सर। तो T2 में कैसा नजर आता है CSF? वाइट नजर आ रहा है। तो ये T2 है। क्या है? तो नहीं हुआ ना? It will be T1 post contrast image। T1 पोस्ट कंट्रास्ट है ये। अच्छा, कंट्रास्ट एनहांस है, आपको लगता है कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं, कंट्रास्ट एनहांस सर, जो वॉल है इसकी वो एनहांस कर रही है थोड़ी। अच्छा, T1 T2 के अलावा भी कोई और इमेजेस होती हैं आजकल दुनिया में या नहीं? और फ्लेयर होता है और फिस्टा होता है, सिनेमा रहा होती है। अच्छा, ठीक ठीक। T2 है फारूक? ये लीजिए T2। अब बताइए क्या हो रहा है? इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, किधर है? सर दिस इज द इंट्रिंसिक। अच्छा, ठीक ठीक है। चलें, और कोई स्कैन है इनका? ये लगता है मुझे कंट्रास्ट। क्या ख्याल है आपका? यस सर, दिस इज द, ये बिल्कुल सर, दिस इज द T1 पोस्ट कंट्रास्ट इमेज। क्या हो रहा है there is a neural nodule that is enhancing the contrast, and so there is also some serpentinous signals in the mid of the cyst, sir. It could be the vessel, sir. अच्छा, इसके ट्रांसफर साइनस और ट्रांसफर और सिग्माइड का जंक्शन किधर है? उधर साइड पे बता दें। This is the junction. ठीक ठीक ठीक। अब आपकी डायग्नोसिस क्या है डिवीजन? सर the hemangioblastima, right cerebellar hemangioblastima. Apart from that, सर pyelocystic astrocytoma. तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे हेमेंजियोब्लास्टोमा और पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा में कौन सी रीजन? So both have the neural nodules and the cyst, but there is the serpentinous vessel is also present, which is not present in the pyelocystic astrocytoma. कहाँ पे? So ये in the cystic portion में बीच में जो पड़ी है। बताइएगा, पॉइंट आउट कीजिएगा। ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है सर, पिजनस थोड़ी है ये। आप इज इट वेसल और So I am expecting this, sir. वेसल तो कंट्रास्ट है, तो बाकी वेसल को क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है? So वो एनाउंस नहीं कर रही है, बाकी वेसल एनाउंस कर रही है। तो फिर किस किस्म की वेसल है कि ये अनाउंस नहीं कर रही है? बाकी वेसल्स आपको जहाँ पे भी कहीं नजर आ रहे हैं तो उनका एक फैक्टर नजर आ रहा है। इसमें हेमेटोलॉजिस्ट एक फाइंडिंग होती है। सही। ये आरिफ साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैं पूछ रहा हूँ, कोई ब्लड सीपीक में एक फाइंडिंग ऐसी आती है जो सजेस्टिव होती है हेमेंजियोब्लास्टोमा के लिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर कह रहे हैं ब्लड पिक्चर में क्या होगा इस पेशेंट में? सर आरबीसी रेज होंगे सर। अच्छा,
नहीं आरबीसी से तो सर पुलिस से चाहिए था और एचपी कितना होगा, हीमोग्लोबिन कितना होगा? सर हेमोग्लोबिन विल बी मोर देन 18 सर। जी जी, तो ये अगर होगा तो आपको अगर इट मोर देन 18 आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि एस्ट्रोसाइटोमा नहीं है, ये हेमेंजियोब्लास्टोमा है। ठीक है ना? राइट तो ये इन्वेस्टिगेशन आपको ऑर्डर करनी चाहिए ना? जी सर। चलिए जी, आप फर्दर क्या क्या करेंगे इसकी? Sir, I will counsel the patient, and then I will do the pre-op workup, optimize the patient, and do the surgical treatment. Is there any grading? राव सर से भी ग्रेडिंग सिस्टम है ब्रेन स्टेम कंप्रेशन का? सीपी एंगल एरिया में कोई लीजन ब्रेन स्टेम कंप्रेशन का जी ग्रेड सर, है? उसके ग्रेडिंग सिस्टम एक हेनोवर ग्रेडिंग सिस्टम होता है सर, और एक कूज सिस्टम होता है सर, वो लेकिन सीपी एंगल कौन से ग्रेड में आ रहा है? वो बेसिकली अकूस्टिक के लिए है। जी सर। So it is more than 4 centimeter and compressing the brainstem as well as the fourth ventricle. So it is 4B. वो किन किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है वो ग्रेडिंग सिस्टम जो है? वो हेनोवर सर उसमें देखते हैं इंट्रा मिएटल तो वो 1 होता है, इंट्रा एक्स्ट्रा मिएटल तो 2 होता है, और सुप्रासेलर सिस्टम को कंप्रेस करता है तो 3 होता है, ब्रेन स्टेम तक रीच करता है तो 3B होता है, और अगर ब्रेन स्टेम को कंप्रेस करता है तो 4A होता है, और अगर फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस करता है तो 4B होता है। कंप्रेस करके अपोजिट साइड पे शिफ्ट करता है तो जी सर। तो फिर उसका क्या मैंने आप क्या एक्सप्लेन करेंगे सर्जरी से पहले? पेशेंट को काउंसिल क्या करेंगे, क्या उसके रिलेटिव्स? So I will counsel the patient what does he know regarding his disease. Then I will educate the patient regarding the disease, that he has some neoplastic lesion in the back of the head, and this neoplastic lesion is very vascular, and so it is compressing the posterior fossa structures. So I will remove this this lesion contain 2 part. One is the solid part and cystic part, sir. So cystic part is not enhancing, so I will only try to remove the only solid part and do the only debulking. It is also compressing the brainstem. If I will try to remove the cyst as well, I can injure the brainstem, sir. तो इसकी आप उनको काउंसिल करेंगे पहले इन चीजों के लिए? Yes sir, and I will also tell him regarding the complications of the surgery and alternative options. कौन सी अप्रोच से आप करेंगे इसको, सर्जरी करेंगे? सर इसको सर रेट्रोसिग्मॉइड इसको सर पैरामीडियन सबऑक्सीपिटल क्रेनियोटॉमी करेंगे सर। पैरामीडियन सबऑक्सीपिटल, that would be right approach. टेबल के ऊपर है, जो आपका चार्जर है उसके ऊपर गिर गया, उसको बीच में से शीशे जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? जी सर आ रही है, ऊंचा बोलिए। जी जी सर। आपने कराया? अप्रोच कौन सी करेंगे इसके लिए? सर रेट्रोसिग्मॉइड अप्रोच एक है सर, और एक पैरामीडियन सबऑक्सीपिटल क्रेनियोटॉमी। दोनों में से इसमें प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी क्या होंगी, क्या प्रिंसिपल आपकी होंगी? Sir, principle of surgery, sir, I will remove the nodule as a whole and avoid to remove the piecemeal in the piecemeals, because this is a vascular. I will take it as a AVM. I will remove it as a like the AVM. First of all, I will interrupt its blood supply. Then I will remove the nodules. और ये जो सिस्ट है इसके साथ क्या करेंगे? सिस्ट सॉरी ये जो सिस्ट है उसकी वाल है, सब कुछ करेंगे कि नहीं? सर उसको सर मैं सिस्ट को एस्पायरेट करूंगा, और बाकी जो वाल्स है सर वो जितनी मैं रिमूव कर सकता हूँ करूंगा, क्योंकि कंट्रास्ट एनहांस करेंगी मे भी रिकरेंस हो सकती है सर, लेकिन फिर अगेन वो ब्रेन स्टेम पे कंप्रेशन है तो उधर अगर मैं नहीं कर सकता रिमूव तो छोड़ दूंगा। इसमें कंट्रास्ट एनहांस कहाँ कर रहे हैं? इसके वाल किधर है सर? ये अराउंड
ठीक है सर, आप कुछ पूछ रहे थे उनसे, मैं बीच में सर आप कुछ पूछ रहे थे उनसे। जी अच्छा, चलिए आपने सर्जिकल रिमूवल सारी कर ली है, उसके बाद जी हेलो, जी जी सर। आपकी आवाज नहीं आई शायद साहब, आपकी आवाज नहीं आई। सॉरी, अच्छा अब आवाज आ रही है? अभी आ जी रही है। सर। अब आ रही है। चलिए फिर आपने सर्जरी भी कर ली, पेशेंट इज बेटर, लेकिन हेयरिंग लॉस है उसको, वो आपकी सर्जरी से रिलेटेड कैसे हो सकता है? So there are the 7th, 8th nerve cranial complex, sir. Maybe I have injured the 8th cranial nerve. That's why. So would you like to do active surgery patient के लिए और plan करें? जी आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सर, मेरी अभी आ आवाज रही है, बीच में वो थोड़ा खराब हो गई। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। रूटीन आप ऑन है इसलिए आवाज कम आ रही है। जी सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप क्या होगा इसका पेशेंट का? सर लॉन्ग टर्म फॉलो जी सर, we will follow him clinically as well as radiologically sir, and also in the we will see in the follow-up clinic, in the follow-up clinics, see if he has any the recurrence, if any recurrence. What are the chances of persistence of hydrocephalus in this case? So hydrocephalus, sir, if the eye will remove the hemangioblastoma, it will be subsided because it is due to the lesion and mass effect. Once the mass effect will be relieved, the hydrocephalus will be settled down. मैं कह रहा हूँ क्या चांसेस हैं कि परसिस्ट करे, कितना परसेंट में परसिस्ट कर सकता है? सर सॉरी सर, परसेंटेज का पता नहीं। उसकी रीजन क्या है? सर वही है सर, वेंट्रिकुलर सिस्टम खुल जाएगा तो वो सही हो जाएगी, क्योंकि दिस हाइड्रोसेफलस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द फोर्थ वेंट्रिकल। ये दिस इज अ वैस्कुलर लीजन and due to surgery there may be spillage of some blood into the subarachnoid spaces. You understand? Right sir. Yes and sir. that will lead to persistence of hydrocephalus. Right sir. Then there will be impaired absorption at the choroid plexus and arachnoid cannulation. That was the cause. So you will have to look for resolution of the hydrocephalus. If it is normally resolved, well and good. But if it persists, then you will have to do something about that. Right sir. सर उसका टाइम खत्म हो गया, तो अभी आप लोग जरा इनको फीडबैक दे दें, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जरा चाहेंगे तो। सर पहले आप आरिफ सर। देखिए इसमें जो से शुरू से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया कि हेमेंजियोब्लास्टोमा है, तो दैट इज रादर अनयूजुअल because this should not be the first diagnosis. अगर ये इसने बनाया तो इसका मतलब हमारे जहन में ये आएगा कि प्रोबेबली इसे केस का पता है, ठीक है कि नहीं? तो ये अगर आपको पता भी हो तो आपको ये शो नहीं करना कि आपको पता है। राइट सर। मुमताज तुम्हारे साथ दूसरी दफा हुआ ये। कोई मिला हुआ है इसके साथ। Sir, the scenario is very clear. The young age. इतना भी क्लियर नहीं है कि आप हेमेंजियोब्लास्टोमा में चले जाएं। इतना तो क्लियर है कि आप सेरिबेलर लीजन पे जा सकते हैं, लेकिन हेमेंजियोब्लास्टोमा मैंने पहले यही बताया कि सर द राइट सेरिबेलर सिंड्रोम सेकेंडरी टू द सेरिबेलर लीजन। बच्चे वो आपने जो बताया ना, वो उसमें एग्जामिनेशन के जहन में यही आएगा कि इसे केस का पता है, फिर वो आप और साइड पे लेके जाएगा कि जो उसे पता है कि भी कैसे फील्ड में लेके जाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। राइट सर। ये आपको अगर पता भी हो तो आपको प्रेजेंट इस तरह से करना है कि आप उसको एज एनोनिमस केस ले रहे हैं और उस तरह से डील कर रहे हैं। राइट। दूसरी आपने वो एक अच्छी जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मिस की है कि इसका जो
उसका पॉलीसाइथीमिया वाला, ठीक है ना, वो आपने ब्लड की फाइंडिंग मिस की। और थर्डली जो आपने कहा ना कि इसका मैनेजमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द सिस्ट, तो यही एक डिफरेंस है इन मेंजियोब्लास्टोमा एंड सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमा में आपको वॉल रिमूव करनी है, मेंजियोब्लास्टोमा में नहीं करनी। राइट सर, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। राइट ओवरऑल शायद सब ये satisfactory but slight need improvement, जिसका सर ने भी पॉइंट आउट किया कि he was persistently on one directional, कि ये लीजन इन्होंने माइंड पे या पहले से थी या he was, तो you have to make your broad area कि यहाँ पे बहुत सी लीजन है इस एरिया में, and your interrogation should be very broad। आपको ये इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए कि आप शुरू से अल्ट्रासाउंड वो जो रेलेवेंट थी वो आपने इतनी स्पेसिफिक कर दी, अदरवाइज सेटिस्फैक्टरी। मसूद साहब आप कुछ कहें? हाँ भाई, सेटिस्फैक्टरी, आज सेटिस्फैक्टरी है। अच्छा सर, इन लोगों को जो एग्जाम में काफी और लोग भी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आप लोगों ने कुछ बात करनी है तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। ये 2-3 सवाल हैं सर, ये हमारे पास हैं इसके चैट के अंदर, तो अगर आप इसमें से जवाब दे दें तो सर। एक तो कैल्सिफाइड डिस्क के बारे में पूछा था कि नॉर्मल थोरेसिक डिस्क और कैल्सिफाइड डिस्क में क्या अप्रोच में डिफरेंस क्या होगा? देखिए कैल्सिफाइड डिस्क जो है वो आप उसके लिए ज़रा और डिफिकल्ट है, उसका प्रोग्नोसिस डिफरेंट है, उसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा एक्सटेंसिव है और उसका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपका एक्यूट डिस्क है। जी ठीक है ना? जी सर। और इसके अलावा बस ये एक ही सवाल था, बाकी टीवी के बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि टीवी इज एन ऑप्शन फॉर द वेन ऑफ एन्युरिज्म। सो सर एग्जाम बस इसी तरह होगा, यानी ये असल में मेन कंफ्यूजन जो लोगों के जहन में है वो एग्जाम के बारे में कि भाई क्या होगा, किस तरह होगा, तो इसी तरह, क्योंकि जो पेशेंट नहीं है तो हमें इसी तरह करेंगे ना। और उस दिन उनके साथ मीटिंग भी हुई थी, उन लोगों ने कराई थी ना। एक डिफरेंस होगा ना, वो ये होगा कि आज हमने उस तरह से टाइम को फॉलो नहीं किया। जी जी बिल्कुल, उसमें आपको टाइम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कि भाई आप हिस्ट्री के 5 मिनट हैं, एग्जामिनेशन के 5 मिनट हैं, डिस्कशन के 10 मिनट्स हैं, तो ये आज हमने वो लूज रखा है पैटर्न, उस तरह से नहीं किया। यस बिल्कुल। तो उसकी वहाँ पे तो खैर सर घंटी बजेगी, वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं आगे जाने के लिए ना, तो जब भी टाइम पूरा होगा कि आप ये याद रखिएगा कि जब पेशेंट ना हो ना तो आपको टाइम आपको बड़ा मेरे ख्याल में डिफरेंट लगेगा एज कम्पेयर टू जब आप पेशेंट देख रहे हो, तो उस वक्त आप हिस्ट्री लेते हुए और एग्जामिन करते हुए आपको टाइम कंस्ट्रेंट डिफरेंट होगा और बगैर पेशेंट के डिफरेंट होगा। तो ये सारा टाइम यूटिलाइज होगा आप पे और ये सारे इंटरोगेशन और क्वेश्चंस आप पे होंगे, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये फोकस अब आपकी तरफ ज्यादा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। काफी अच्छा रहा सर, आप लोगों के साथ काफी मजा आया सर, काफी चीजें हमने सीख ली, स्पेशली जो आरिफ साहब के साथ जब भी हम बैठते हैं तो जरूर आई लर्न 1 or 2 पॉइंट्स। तो गॉड ब्लेस यू जी, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सर, थैंक यू आरिफ साहब, थैंक यू शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, थैंक यू। ये फारूक हम जरा कुछ जब उन्होंने लीव किया तो हम जरा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, सही। सो जो एग्जाम कैंडिडेट्स हैं दे कैन स्टे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? I'm Dr. Khalid from Kabul, appearing in exam inshallah.